हफ्ते का आखिरी दिन लेकिन एक्शन है भरपूर। कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी करते हुए बाजार 9500 के अहम लेवल पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी क्या क्लोजिंग के वक्त मजबूती बरकरार रहेगी या वीकेंड से पहले आएगी मुनाफा वसूली? लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पहले दिन जून सीरीज की और दोनों तरफ के आपको ट्रेड्स मिले हैं। अनिल जी ने कुछ स्टॉक्स रेकमेंड करे थे सुबह, वहां पर टारगेट्स भी आते हुए दिखे हैं और भी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं और इस बीच एक स्पेशल डिस्कशन भी करेंगे सर के साथ। तो सर, ये सारी बातें करें बाजार की, उससे पहले बता दीजिए कि इस समय बाजार के लिए बड़ी बातें कौन सी हैं? दीप, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन है। बिल्कुल आप और मेरी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट, एक तरफ मतलब बिल्कुल तेजी का भी मूड, एक तरफ मंदी का भी मूड, दोनों तरफ एक्शन भरपूर है। और सबसे बढ़िया बात है ऐसे मार्केट में ना मन लगा रहता है सबका कि चलो कुछ न कुछ हो रहा है। बोरिंग सेशन नहीं है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ट्रेड वाइज, सेक्टर वाइज, इंडेक्स वाइज, तो बेहतरीन एक्शन है। और इस एक्शन के बीच में अब तक की बड़ी बातें मैं आपको बता दूं। और इन बड़ी बातों में सबसे पहले तो आप देखिए, बाजार ने मजबूत शुरुआत करने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर वापस बेहतरीन रिकवर होते हुए दिखे। निफ्टी 9500 के करीब है इस वक्त और 4 घंटों से 40-50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आराम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्टॉक्स आराम नहीं कर रहे हैं, सेक्टर्स आराम नहीं कर रहे हैं। बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली है। बैंक निफ्टी 19,000 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। लेकिन फार्मा, मेटल, एफएमसीजी और रियल एस्टेट शेयर, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहां अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। विप्रो को मिला है नया एमडी और सीईओ, जिनका नाम सुबह आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। उसकी वजह से शेयर में है 5% का उछाल। और आज तेल कंपनियों के शेयरों में दिखिए दमदार खरीदारी। बीपीसीएल, आईओसी जैसे शेयर 4% मजबूत है और उनमें से 2 शेयर एचपीसीएल और बीपीसीएल आज आपको सुबह सुबह खरीदारी की राय वसीम साहब भी देकर गए थे। और उससे याद आया, बता दूं आपको, बस अब आज जल्दी 5-7 मिनट में वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले भी हैं। अपनी कुछ और बेहतरीन पिक्स भी आपको देंगे। तो दीप, एक्शन भरपूर है। बिल्कुल अनिल जी, एक्शन भरपूर है और जैसा कि आपने कहा मन लगा रहता है ऐसे मार्केट में। मन लगाया हुआ है सर आपने दर्शकों का भी। एक बार फिर से नंबर 1 तो आपको और पूरी टीम को एक बार फिर से इसकी भी बधाई। 54% से ज़्यादा मार्केट शेयर सर मार्केट आवर्स में, ये बहुत बड़ी बात है सर। और इस बार एक दिन का डिले हो गया क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक छुट्टी थी, बट रिजल्ट तो फिर भी सेम ही है सर। हाँ दीप, इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है कि जब बिजनेस चैनल मार्केट आवर्स में ज़्यादा बेहतर करें, क्योंकि आप किसी बिजनेस चैनल को मार्केट आवर्स से पहचानते हैं। और स्पेशली तब जबकि इवनिंग के प्राइम टाइम में बिजनेस चैनल होने के नाते हमने राजनीतिक डिबेट और ये लड़ाई झगड़े वाली चर्चाएं, इन खबरों से हमने परहेज कर रखी है। आपने देखा होगा बाजार का शो होता है, म्यूचुअल फंड का शो होता है, पर्सनल फाइनेंस का शो होता है। हाँ, न्यूज़ बुलेटिन होती है डेफिनेटली, लेकिन न्यूज़ बुलेटिन होती है, व्यूज़ बुलेटिन नहीं। तो वो करने की वजह से शाम को हमें थोड़ा टीआरपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है नेचुरली। अब हम लोग हिंदुस्तान में आदत है ना, आपको तो पता है कि अगर हम कहीं सपोज हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई 2 लोग आपस में झगड़ते हुए दिखे तो हम रुक जाएंगे, देखेंगे अरे भाई ये क्यों झगड़ रहे, जरा देख तो लें, समझ तो लें। भले हमारा लेना देना नहीं, भले किसी को पहचानते हो ना पहचानते हो, और पहचानते हो तो पक्का रुकेंगे। वही हाल शाम की प्राइम टाइम डिबेट्स का सारे जनरल न्यूज़ चैनल्स पर हैं। जहाँ भी डिबेट होती है लोग जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, डिबेट में घुस ही जाते हैं देखने के लिए कौन किसको धो रहा है, कौन किसकी पिटाई कर रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किस तरह से डिबेट कंडक्ट कर रहा है। लेकिन हमने परहेज किया कि नहीं, हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे। बिजनेस चैनल होने के नाते आपको साफ़ सुथरा बढ़िया कंटेंट देंगे। और जिनको ये डिबेट्स वगैरह ये सब देखनी है उनके लिए ढेर सारे मौके हैं ही, ढेर सारे चैनल्स हैं ही, ढेर सारे बेहतरीन एंकर्स भी हैं जो हिंदुस्तान में डिबेट करते हैं और पसंद किए जाते हैं। तो वहाँ चले जाएँ। जिन्हें अच्छा क्वालिटी कंटेंट देखना है उनके लिए रात को 8 से 10 बजे जी बिजनेस है और ये कोशिश हमने की। और हाँ, इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है शाम के वक्त। मैं कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि हमारी टीआरपी उस वक्त कम है क्योंकि हम डिबेट से परहेज करते हैं और वहाँ पर लोगों को डिबेट देखना पसंद है। अब अच्छी चीज़ हर कोई थोड़ी अफोर्ड कर सकता है। बढ़िया क्वालिटी वाली चीज़ें भी तो हर आदमी नहीं खरीद सकता ना। तो हमें भले कम नंबर्स मिले, हमें क्वालिटी के साथ रहना है। लेकिन एक चीज़ दीप आज स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, वैसे जब मैं आज ट्वीट भी कर रहा था कि भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ ऐसी है जो हर हफ्ते आपको दिखती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे ट्विटर पे मिला है इस बार, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप खुश हो सकते हैं, मैं खुश हो सकता हूँ, हमारी टीम खुश हो सकती है कि हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 पर बरकरार हो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा खुश होना जायज़ है। लेकिन जब हम नंबर 1 होते हैं तो हमारे व्यूअर हमसे ज़्यादा खुश होते हैं।
उन्हें वो फीलिंग है कि ये कोई जी बिजनेस या अनिल सिंह या दीपांशु भंडारी या इनकी टीम नंबर वन नहीं हुई, उन्हें ये लगता है कि हम नंबर वन हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन, बहुत बड़ा रिवॉर्ड और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे दर्शक ये फील करते हैं कि वो नंबर वन हुए हैं क्योंकि हमारे आंकड़े बढ़िया हैं। तो इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता। और काफ़ी लोग कहते भी हैं कि भाई सारे चैनल्स चलाते हैं, हम भी नंबर वन है, हम भी नंबर वन है। बात भी आपकी सही है। वैसे देखा जाए तो हमने तो कभी 6 हफ्ते के पहले चलाया नहीं। 15 साल हो गए बिजनेस जर्नलिज्म करते हुए। हमने तो जी बिजनेस में पहली बार ही 6 हफ्तों से चलाना शुरू किया कि हम नंबर वन है। पहले हम थे भी नहीं, ईमानदारी से एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन अब हैं तो हैं। और ये ट्रेंड है, तो इसलिए प्लीज़ कभी कभी हो सकता है आपको बुरा लगे कि हम जानबूझ के बार बार क्यों चलाते हैं, हम तो नंबर वन नहीं। आप मानते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ कुछ रस्में होती है जो आप ये समझ लो इंडस्ट्री की होती है। अब लोगों को बताने की कहीं कहीं ज़रूरत होती है, तो वो हमें करना पड़ता है, मजबूरी है। तो बस प्लीज़ है ना, वो थोड़ा सा 2-5 मिनट आप मेरे साथ झेल लिया कीजिए। ये हमारी मजबूरी समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। ये बताने की मजबूरी है, बाकी और कुछ नहीं। और ये स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं है, ईमानदारी से बताऊँ, ये उन लोगों के लिए जो हमें ऐड देते हैं, उन लोगों के लिए जो मार्केटिंग में हैं, इन लोगों के लिए जो सेल्स में, उन्हें भी तो मोटिवेशन चाहिए, उन्हें भी तो बिज़नेस करना होता है। तो उनका मोटिवेशन करने के लिए ये सब करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप बुरा ना माने, बस इतना ही है। आपका प्यार, आशीर्वाद, भरोसा, विश्वास ये बनाए रखें। हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है जी। बिल्कुल सर। और मार्केट्स भी आपको बधाई दे रही हैं सर, नंबर वन की डेज हाई पर है निफ्टी, 9550 पर गया है निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी देखिए सर, रफ्तार पकड़ ली है, निचले स्तरों से रिकवरी आई है, 19250 पर गया है। तो सर जो आज का मार्केट ट्रेंड है, हमें लग रहा था कि जो शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक्सपायरी हुई थी, शायद थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई भी शुरुआत सुस्त, पर वहां से पिकअप किया है। और आज सर रिस्की और डिफेंसिव दोनों ही जो स्पेसेस है मार्केट्स की चल रही हैं। बैंक्स में अच्छा गेन आ रहा है, एनबीएफसीज में अच्छी चाल चल रही है, कुछ ऐसे बैंक्स में अच्छी गेन्स आ रही हैं जो यूजुअली रिस्की हैं, और फार्मा स्टॉक्स तो सर आज सुबह से ही आगे चल रहे हैं। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स भी मिल रहे हैं जहां पर अच्छे गेन्स हो रहे हैं सर। और ऐसा ही मार्केट होना चाहिए दीप, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं कि एक तरफा मार्केट में पैसा बनाना आसान होता है, ये बात सही है। लेकिन वहां पर है ना, आप अपनी स्किल से पैसा नहीं बनाते। आप वो है ना, चल रहे हैं ना, बस सब भेड़ चाल है, सब कर रहे हैं। जहाँ दिमाग से, स्किल से, सोच समझकर, कैलकुलेटेड रिसर्च और रिस्क के साथ जब आप पैसा बनाते हैं ना, तो देखिए कमाई की भी तो क्वालिटी है ना, कि एक कमाई ऐसी है जहां आपने वाकई में मेहनत की है, और एक कमाई ऐसी है कि जो आपको ठीक है, सही टाइम पे आप सही जगह थे, या आपने सही वक्त पे सही स्टॉक खरीद लिया, बेच लिया, ट्रेड कर लिया, एक अच्छा ट्रेड कर लिया, उससे पैसे बन गए। आप खुद बताओ, आपको सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में ज़्यादा मिलेगा? अब आप और मैं साथ में शो कर रहे हैं, मेहनत करके शो को इसलिए एक पर्टिकुलर लेवल तक लाते हैं, और उसके बाद आप और मैं वीकेंड पर डिस्कशन करते हैं कि पिछले हफ्ते के शो में हमने क्या किया, अगले हफ्ते में और क्या इंप्रूवमेंट, किस तरह से चेंजेस करना चाहिए, फिर हम उसको करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट आता है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन होता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप और हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है दीप, सामने वाला ख़राब करेगा तो हम अपने आप है ना अच्छा हो जाएंगे, तो उसमें वो मज़ा नहीं है। मज़ा तब है जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। यही एग्जैक्टली मार्केट इस वक्त कर रहा है। मार्केट कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो कोशिश मार्केट की, ये काबिल तारीफ है। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, कल की तेज़ी में मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना आज की रिकवरी में मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट्स आपके ख़राब है, राइट। डाउ फ्यूचर सुबह से नीचे हैं, अमेरिका में हल्की कमजोरी रही, एशिया में कोई ऐसी दमदार तेजी तो है नहीं। उसके बावजूद नीचे खुलकर बाजार जो ऊपर आकर दिन के हाई एंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्वालिटी है। इसको कहते हैं मेहनत, जो बाजार करता हुआ दिखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आखिरी 1-1.5 घंटे में ये मेहनत थोड़ी और रंग लाए, कुछ बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिले, मजा आ जाए दीप। बिल्कुल, बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिले, मजा आ जाए। रफ्तार तो पकड़ लिया, आने वाला 1.5 घंटा एक्साइटिंग होगा, जैसे कि अनिल जी ने कहा। उनसे भी स्ट्रैटेजी जानेंगे, बाजार पर क्या व्यू बन रहा है। बसीन साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके स्टॉक्स के साथ क्या करना है, नई पिक्स क्या है। उससे पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि बाजार के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स कौन से हैं जिन पर निवेशकों की नजर है आज, कल और परसों। बताने के लिए तैयार है मानसी। बताएं मानसी। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दिपांशु। इस हफ्ते हमने एक्शन बैक कारोबार देखा, अगले हफ्ते भी कई सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर फोकस रखना होगा। सबसे पहले आज ही की बात करते हैं। वित्त मंत्री एफआईडीसी के अधिकारियों के साथ आज 4 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाली है। खासतौर से इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्तीय मामलों पर से जुड़े सचिव जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और एनबीएफसी पर किए ऐलान को लागू कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही आज की क्लोजिंग से एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव
लागू होने जा रहे हैं। सोमवार को जब बाजार खुलेंगे, टाटा कंज्यूमर, टोरेंट फार्मा, पीएफसी, जुबिलिएंट फूड की एंट्री होती हुई हम देखेंगे। अशोक लेलैंड और बैंक ऑफ बड़ौदा बाहर होते हुए दिखेंगे। ग्लोबल मार्केट से अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप आज शाम चीन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। साथ ही मार्च तिमाही FY20 जीडीपी के ग्रोथ नंबर्स आज आने वाले हैं, जिन पर फोकस रहेगा। फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पोवेल की एक स्पीच है, आज फेड पॉलिसी पर बात करेंगे। इस अपडेट पर भी हम ध्यान रखेंगे। और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक QIP के फाइनल इशू प्राइस पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। अप्रैल के वित्तीय घाटे के आंकड़े आने वाले हैं। फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स पर फोकस रहेगा। और नतीजों की अगर बात करें, इक्विटास, वोल्टास और एनसीसी, इन तीनों कंपनियों के नतीजे वायदा बाजार में आते हुए दिखेंगे। कल वायदा बाजार की एक कंपनी अमारा राजा बैटरीज के नतीजे आएंगे वीकेंड पर, इस पर नजर है। और रविवार को HOEC के नतीजे कैश स्पेस में आते दिखेंगे। 31 मई रविवार के दिन लॉकडाउन 4.0 खत्म होने जा रहा है। और सोमवार यानी कि 1 जून की अगर बात करें तो कैश स्पेस में वी गार्ड, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे। और खास बात यह है कि मानसून जून के पहले हफ्ते से ही केरल के तट पर पहुंच सकता है, ऐसे अनुमान है। तो इस पर भी नजर रखिए। ओके, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पर हमारी नजर रहेगी और देखते हैं कि किस तरह का बाजार में अब एक्शन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए मानसी। देखते हैं कि अब बाजार में कौन से स्टॉक्स बड़ी भरपूर एक्शन दिखा रहे हैं। ये जो थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है, यहाँ पर किसका पार्टिसिपेशन, अगर निफ्टी नेम की बात करें तो विप्रो सबसे आगे है। बंसल जी हमारे साथ हैं। बंसल जी, आपका पहला टारगेट आ गया, 210 के ऊपर गया है विप्रो, अब क्या करना चाहिए इसके साथ? देखिए दीपांशु, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए और किसी का हाजमा है तो होल्ड करें। जिस तरीके से प्राइस वॉल्यूम एक्शन है आज, अगर आप देखें तो डे बिफोर यस्टरडे जिस दिन इसमें बड़ा मूव आया था, उस दिन के वॉल्यूम्स को भी एक्सीड कर गया है। और यहाँ जो दूसरा टारगेट है 218 रुपए का, वो टारगेट इंटैक्ट है। तो किसी का हाजमा है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए 218 के टारगेट के लिए। तो बंसल जी, एक सवाल है मेरा मासूम सा, अगर आप जवाब दे पाए। किसी का मुनाफे का, देखो हर आदमी ये चाहता है कि उसका हाजमा चुस्त दुरुस्त रहे, बेहतर हो, जो है उससे बढ़िया हो। तो किसी को अगर अपने मुनाफे का हाजमा बढ़ाना है तो उसके लिए नुस्खा क्या है डॉक्टर बंसल? देखिए अनिल जी, उसके लिए नुस्खा एक ही है कि पूरा मार्केट बैंड के अंदर जी बिजनेस देखें। ये एकमात्र नुस्खा है। और अनिल जी, डेफिनेटली अगर कोई एक क्वार्टर 3 महीने के लिए इस नुस्खे को अपनाएगा तो डेफिनेटली मुनाफे का हाजमा तंदुरुस्त हो जाएगा। ओके, कुणाल जी इसमें कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी कुणाल जी, आपकी ग्रीन टी शर्ट आज कमाल कर रही है। देखिए मार्केट डे हाई पर बंद होने जा रहा है। बताइए सर। अनिल जी देखिए, मैं इसका नुस्खा बताने वाला था कि जो हाजमा बढ़ाने की बात राकेश जी कर रहे थे। अनिल जी देखिए, इसमें क्या है, हाजमा एक तरह की मसल होती है। तो जिस तरह आप मसल बिल्डिंग करते हैं उसके लिए पूरा व्यायाम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। पहले आप थोड़ा वजन उठा पाते हैं, फिर थोड़ा और भार उठा पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हाजमा है अनिल जी, पहले आप थोड़ा प्रॉफिट बचा पाएंगे, फिर थोड़ा और ज्यादा, और फिर थोड़ा और ज्यादा। तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बर्दाश्त करने की आप में ताकत आ जाएगी। और ये जो बात राकेश जी ने कही है 100% सही बात है अनिल जी। देखिए नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत ईश्वर देता है, लेकिन प्रॉफिट बर्दाश्त करने की हिम्मत अंदर से लानी पड़ती है। असली समस्या ही ट्रेडिंग की है कि लोगों से प्रॉफिट देखा नहीं जाता, हल्का सा बढ़ता है और आप जो है तुरंत उसको बुक कर लेते हैं, और जब नुकसान आता है तो इत्मीनान से बैठे रहते हैं और उसी वजह से नुकसान लगते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करना। अरे वैसा प्रॉफिट आता नहीं ना, कभी कभार आता है, फिर वो भी ना लें, और ना लें तो फिर वापस नीचे आ जाता है। अरे वो भी एक्सपीरियंस कभी, अब कुणाल जी कभी बैठेगा वीकेंड पे तब सुनाऊंगा आपको लोगों के ऐसे कि बड़ी मुश्किल से तो आता है, नहीं लिया चले जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर क्या वापस उनका भाव आ जाता है। तो मतलब एक ट्रेड में 3-3 बार मार पड़ती है। तो इसलिए फिर लोग सोचते हैं कि जितना आया उतना ले लें, लेकिन भरपूर लेना है तो फिर सुमित जी का लीजिए साथ। सैटेलाइट तैयार है सुमित जी का जाने के लिए अंतरिक्ष में बिगुल। बताइए सुमित जी, धुआंधार सैटेलाइट आपका। सुमित जी, अरे आप म्यूट क्यों हो गए? हेलो चलिए, हेलो। हाँ सुमित जी, हाँ अब बोलिए, अब आवाज आई है आपकी। हाँ बोलिए जी,
हाँ, तो आवाज सबसे बंद पहले हो गई तो थी, अब आई है। जी, तो सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो इस हफ्ते वापस से टॉप मारने के लिए। और अनिल जी, ये हर हफ्ते में एक चीज नोट कर रहा हूँ कि ये परसेंटेज का फिगर धीरे 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 करके ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो ये जल्दी मेरे को लग रहा है जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जी। कहीं ऐसा नहीं हो 70-80% तक जल्दी पहुंच जाए 2-3 हफ्ते में ही। अरे आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर सर, जो भी हो। बेसिकली देखो, फिगर, पॉइंट, परसेंटेज ये तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। प्यार बढ़ता रहे लोगों का, बस वो ज़्यादा जरूरी है। भरोसा बढ़ता रहे, प्यार बढ़ता रहे, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप हो जाएगी। और आप बताइए सर, कौन सा स्टॉक है जिस पर भरोसा किया जाए? बिल्कुल अनिल जी, इसी बात पे सैटेलाइट पे एक स्टॉक आया है। केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक में अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 136 के पास, 135 के पास ट्रेड कर रहा है। जीएनएफसी स्टॉक का नाम है, जीएनएफसी। जीएनएफसी के अंदर एक अच्छा अपमूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक कल का हाई ब्रेक कर चुका है। स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जीएनएफसी में यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। सारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक धीरे धीरे करके एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहे हैं। तो जीएनएफसी में जो ऊपर का टारगेट मेरे को लग रहा है वो 145 से लेके 150 का लग रहा है। 145 का पहला टारगेट, 150 का दूसरा टारगेट। इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा 130 रुपया और 125 इसका नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट है। तो जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे, ये स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। 145 से 150 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों में जीएनएफसी के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय जीएनएफसी खरीदारी करने के लिहाज से। और अब हमारे साथ बसीन साहब हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल। आइए बसीन साहब के लिए उनका बिगुल। बसीन साहब, आपका स्वागत है। सर बताएं पहले तो, अगर अपडेट जो देना चाहें, आपके कई सारे कॉल्स हैं जो धड़ाधड़ सुपर हिट हो रहे हैं। मार्केट वापस आप बोल रहे थे वैसा ऊपर भी आ गया है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बताइए सर। कहिए अनिल जी, आपको मुबारक हो। आपके लिए अप्रैल और मई बहुत बढ़िया है। और उसका एक और कोरिलेशन है कि 12-13 अप्रैल से मैं भी आपके साथ रोज इस चीज में शामिल हो रहा हूँ। तो कुछ श्रेय मैं भी लूंगा आपकी रेटिंग का बढ़ने का। 100%। बट सारा श्रेय आपको जाता है सर। मैं तो थोड़ा नहीं सर, मैं तो एक्चुअली है ना, ईमानदारी से बताऊं, जो ये जब से आपने मुझे संजीवनी शेयर चेंज करवाया, उसके बाद आपने बोला नहीं संजीवनी मत रखिए, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर हमने भसीन के हसीन शेयर किया। तो कुछ लोग बोलते हैं वो ये थोड़ा नाम मज़ा नहीं आ रहा। अब मुझे भी कभी कभी बोलने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो मैं सोचा था, मैं तो नाम भी बदलने की सोचा था, संजीव भसीन सबसे बेस्ट, SB सबसे बेस्ट। तो आपने तो अप्रैल मई महीने में सर धमाल मचा दी है। मतलब मैं बताऊं आपको, कोहली, धोनी और सचिन तीनों का मिक्सचर है आप एकदम। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। नहीं अनिल जी, देखिए सब आपकी अच्छी और हमारी अच्छी रिलेशनशिप है और कोशिश यही है कि इन्वेस्टर कमाए। अनिल जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि इन्वेस्टर कमाए। इंडिया इन्फोलाइन के सारे कस्टमर, सारे रिलेशनशिप मैनेजर सब इसी काम में लगे हुए हैं। तो कहिए सर, तो मैं दूं कॉल। सुबह की आपको कॉल दी थी बाय HPCL बाय BPCL, दोनों 3.5% अप है। और उसके अगेंस्ट शॉर्ट कराया था टाइटन और ONGC। टाइटन 2% घटा था तो मैंने आपको कह के बुक करा दिया है। और ट्रेडर हैज टू मेक मनी बोथ साइड। जब पैर एक चल जाए तो 5% उसमें बचा है। बाकी BPCL में 350 का टारगेट कायम है। HP और टाइटन हमने बुक करा दिया। ONGC इज द शॉर्ट अगेंस्ट BPCL। इसके अलावा SBI मैंने आपको कहा था वो खड़ा हुआ है 170-72 का टारगेट, वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। टाटा स्टील 320 का टारगेट, वो भी बने रही है। टाटा मोटर 98 to 100 का टारगेट। और BHEL आज का स्टार है, वो अभी भी 30 से 32 रुपए का टारगेट। ये कॉल है सर। अब आप कहें तो मैं आगे आपकी कॉल दूं। बिल्कुल सर, अब आप शुरुआत कीजिए फाइनल कॉल्स की। बताइए कौन कितने कॉल सर, कौन से हैं, बाय सेल कैसे हैं? नहीं सर, अब तीनों बाय हैं और मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और मुझे लगता है जो भी ग्लोबल अनसर्टनिटीज हैं या नहीं है, दे आर ऑल गेटिंग प्राइस्ड इन। तो वी आर नाउ वेल ऑन आवर वे टू रिकवरी। और मैं जेन्युइनली जैसे आपको याद है कहा था, फर्स्ट वीक ऑफ जून में 98-100 तक जाने की अच्छी उम्मीद लग रही है मुझे। तो पहला मेरा पिक होएगा सर ICICI प्रूडेंशियल। आई थिंक इंश्योरेंस नेम्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और ICICI का प्रूडेंशियल आर्म इज डूइंग वेरी वेरी वेल। तो 378-380 का भाव है, इसमें 369 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें 415 से 420 का टारगेट। ओके,
415 420 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपको करनी है खरीदारी। ये है पहला स्टॉक, 385 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में, यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी वसीम साहब की तरफ से। वसीम साहब दूसरा स्टॉक सर? दूसरा होएगा सर फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपको ये बताऊं कि आफ्टर मुथूट एंड मनापुरम, फेडरल बैंक इज द लार्जेस्ट गोल्ड लेंडर इन द बैंकिंग स्पेस और उसका जो बैंकिंग में अभी रिलीफ आया है ऑफ लेंडिंग 85% टू 90%, 80% mortgage, I think Federal Bank will gain hands over fist about from other banks. 44, 75, 45 का रेट है, 43 का स्टॉप, 43, 50 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन इसको छोड़िए मत। 49 टू 50 का टारगेट इसका मीडियम टर्म में 15 जून तक जरूर आ सकता है। बिल्कुल। और कल ही वसीम साहब हमने स्टोरी की थी कि लोन टू वैल्यू रेशियो जो LTV है वो 75% से 85% किया जा सकता है गोल्ड लोन के लिए। और उसके बाद आप देखिए मुथूट, मनापुरम और तीसरी कंपनी है फेडरल बैंक, तीसरा जो गोल्ड लोन में ज़्यादा है। वैसे एक चीज़ बताऊं, गोल्ड लोन में तो आपकी कंपनी भी बड़ी ज़बरदस्त है, IIFL बड़ा काम करती है, सही है ना? हाँ बिल्कुल सर, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इंटरमीडिएरीज इन गोल्ड लोन सर। यस यस बिल्कुल। तो फेडरल बैंक यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। जी सर, तीसरा स्टॉक आपका बता दें तो आईसीआईसीआई फेडरल के बाद। हाँ सर, तीसरा अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गई और हमें लगता है कि कंजम्पशन में फिर थीम है। तो 2010 का भाव है लीवर का। मुझे हिंदुस्तान लीवर अब बहुत पसंद है क्योंकि जैसे जैसे ओपन होगी इकोनॉमी, फिर कंजम्पशन में स्पेंडिंग, रूरल हेल्थ केयर और साथ में जितने आपके पर्सनल प्रोडक्ट्स की बाइंग होगी। 2010 का भाव है, 1985 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन लीवर इज हेडेड टुवर्ड्स 2150। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए टारगेट होएगा 2100 रुपए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म रखें तो 2150 का टारगेट होएगा हिंदुस्तान लीवर का। ओके, 2100 रुपए शॉर्ट टर्म टारगेट, लंबा टारगेट 2250 का। खरीदारी करें HUL में 2010-2020 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ पर तेजी करें। तो 3 बेहतरीन पिक्स वसीम साहब की तरफ से। शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। 3 बजे बाद आपसे फिर से होगी मुलाकात BTST कॉल्स के साथ, सुपर हिट शो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आइए, देवांशी हमारे साथ तैयार है बताने वाले उन तमाम शेयरों के बारे में जो है खबरों के दम पर वो बताएं। उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी के लिए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, अभी भसीन साहब इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे और हमारा स्टॉक भी अनिल जी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है SBI लाइफ, इसको खरीदारी की राय है। फ्यूचर्स में नया शुमार हुआ है और अनिल जी अगर आप इसका चार्ट देखें तो यहाँ पर एक बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। बहुत ही दमदार ब्रेकआउट है। मौजूदा स्तरों पर SBI लाइफ को बाय करें, बड़ी तेजी का कैंडिडेट है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन पैटर्न है। अगर ध्यान हो आपको, दीपांशु जी को, तो कुछ दिनों पहले मैंने बोला था डाउ जोन्स 24,800 के ऊपर निकलेगा तो एक रैली देखने को मिलेगी, एक ब्रेकआउट है। तो जो पैटर्न डाउ का तब था 24,800 का, वो सेम पैटर्न SBI लाइफ का इन स्तरों पर है। 772 की नेकलाइन SBI लाइफ ने तोड़ी है और ये एक बड़ी तेजी का कैंडिडेट है। 762 762 का स्टॉप लॉस है। 799 पहला टारगेट है, 810 दूसरा टारगेट है। SBI लाइफ पर खरीदारी की राय है। और इसके साथ साथ अनिल जी ये कहना चाहूंगा, जुड़े रहे जी बिजनेस के साथ। अभी 3 दिनों में हमने आइशर मोटर, विप्रो और HCL टेक दिया था पिक ऑफ द डे, एक दिन एडवांस में। तो इन सबसे बेहतरीन पैटर्न का एक स्टॉक और रडार पर है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। तो अगर पैटर्न स्टॉक प्राइस सस्टेन करता है तो 3 बजे के अराउंड एक धुआंधार पिक ऑफ द डे आएगा और जहां पर 7 से 8% का अपमूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। क्या बात है, वाह गजब। कुणाल जी और बंसल जी भी जबरदस्त मेहनत करने लगे हैं, एक दिन एडवांस में। कल का काम आज ही बहुत ही बढ़िया और काबिले तारीफ, और स्टॉक्स भी बड़े जबरदस्त कमाल करते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी, राकेश जी, आपके मजा आ रहा है और लोगों को पूरी तरह से फायदा मिल रहा है। एक परफेक्ट पैनल है जहां पर आपको हर तरह की पिक्स मिलती है, हर तरह के मूड के हिसाब से मिलती है। तेजी करनी हो तो भी, मंदी करनी हो तो भी, कैश मार्केट के स्टॉक्स चाहिए तो वो मिलते हैं और फ्यूचर्स के चाहिए तो भरपूर मिलते हैं। हर तरह के स्टॉक्स आपको ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जी बिजनेस के सारे एक्सपर्ट्स के पैनल। और सबसे बड़ी बात है, सारे एनालिस्ट जो हैं डेडिकेटेड हैं। सबसे बड़ी बात, सारे लोग ये आप हर रोज़ देखते हैं, आपको पता है वागले साहब, सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, ये नितिन जी, सब लोग
हर रोज़ आपके सामने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन कॉल दिया और 15 दिन गायब, वापस ढूंढते रह जाओगे, वैसा सर्फ एक्सेल के दाग की तरह, वैसा नहीं है। तो सब हर रोज़ आपके सामने, कल कुछ बोल के गए तो वापस काउंटर क्वेश्चन होता है। जिम्मेदारी के साथ जब आप लोग ये काम करते हैं तो फिर वाकई में रिजल्ट जो है आपके सामने नज़र आता है। आइए खबरों वाले शेयर जान लें। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए आज के दिन जो नतीजे आए हैं उसमें मजेस्को, इसके नतीजे काफी मजबूत आते हुए दिखे। आप देखिए सीक्वेंशियली भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखी। क्लाउड कारोबार, इनका जो क्लाउड सब्सक्रिप्शन है और साथ ही जो लाइसेंस कारोबार है, ये दोनों सेगमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके चलते मुनाफा करीब 175% सालाना आधार पर बढ़ता हुआ दिखा। आय करीब 6% तक बढ़ती हुई दिखी और कामकाजी मुनाफे में करीब 87% तक की बढ़त हमने देखी है। 37 करोड़ पर कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिखा। मार्जिन की बात करें तो 7.5% से बढ़कर 13.5% के करीब कंपनी ने मार्जिन क्लॉक इन किए हैं, इस पर नजर रखें। साथ ही विप्रो, जैसे कि आप बात कर रहे थे, फिलहाल इनके नए सीईओ आ चुके हैं और थोड़े दिन में जुड़ते हुए दिखेंगे, कंपनी के बोर्ड पर आते हुए दिखेंगे और इसी के चलते आज देखिए सबसे ज्यादा एक्शन आज हम विप्रो के स्टॉक में देख रहे हैं। स्पाइस जेट, इनको DGCA से ड्रोन ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है और जरूरी सामानों की डिलीवरी के लिए ड्रोन ट्रायल को मंजूरी मिली है। इस पर भी आज थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखा है। NBFCs आज फोकस में है क्योंकि आज 4 बजे जो बैठक होने वाली है वित्त मंत्री के साथ, इसके चलते थोड़े से स्पेकुलेशन है और आप देखिए कुछ NBFCs हैं जहाँ पे थोड़े से पॉजिटिव एक्शन देखने मिल रही है। और बड़े सौदों में अगर बात करें तो आज IDFC फर्स्ट बैंक, जहाँ पे 25 लाख से ज्यादा शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे। 22 रुपए से लेके 22 रुपए 25 पैसे के बीच में ये सौदे हुए हैं। REC 30 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं, जहाँ पे करीब 88 रुपीज 50 पैसे के बीच में ये सौदे होते हुए दिखे। भारतीय एयरटेल में भी 25 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं 553 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और पावर ग्रिड 10 लाख शेयरों के आज सौदे हुए 157 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही SBI में भी 27 लाख शेयरों का आज सौदा होता हुआ दिखा। लेकिन सबसे बड़ा था आज एक्सिस बैंक। यहाँ पे आप देखिए हाल ही में हमने देखा कुछ देर पहले 35 लाख शेयरों के आज सौदे हुए। कुल मिला के 133 करोड़ का ये ब्लॉक डील होता हुआ दिखा। इसके चलते आज एक्सिस बैंक पर फिलहाल एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है, भरपूर एक्शन है इस समय बाजार में। कल के बिग विनर, बल्कि 2 दिन के बिग विनर एक्सिस बैंक आज थोड़ा सा ब्रेक जरूर ले रहे हैं, बट बाकी से काफी सारे बैंक्स हैं जो आपको बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं। नितिन मोरारका साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो पर, उनसे भी बात करेंगे। अविनाश गोरखशेखर भी हैं हमारे साथ, उनसे भी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। नितिन जी, यूपीएल पर कोई राय सर? डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 5% की तेजी, 400 के ऊपर एक डिसाइसिव मूव दिखाता हुआ दिख रहा है यूपीएल। देखिए यूपीएल में एक्सपायरी के आसपास लास्ट 2 दिनों में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी और उसके बाद लॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं। तो मुझे लग रहा है यूपीएल और ऊपर मूव करेगा और ये करीब 440 की तरफ जा सकता है। अभी 411 के आसपास है, 400 का स्टॉप लॉस बनता है और मुझे लगता है कि बाय पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या फिर कैरी करनी चाहिए। 440 के टारगेट होंगे, 400 के स्टॉप लॉस होंगे। ओके, तो यूपीएल 440 का टारगेट है, यानी कि यहाँ से आप लगभग 10% की तेजी मान के चल सकते हैं स्टॉक में, जिस तरह का एक्शन बन रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा बुलिश कॉल आता हुआ दिख रहा है जहाँ तक यूपीएल का सवाल है। अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, विप्रो पर हमने टेक्निकली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल्स आई हैं, बट मैनेजमेंट चेंज है, नए सीईओ आ रहे हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था थोड़ी देर पहले। काफ़ी अग्रेसिव माने जाते हैं। कैपजेमिनी में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका, भी इंडिया बिजनेस भी इन्होंने काफ़ी टाइम के लिए संभाला था, तो एक अच्छी रेपुटेशन के साथ आ रहे हैं और बाजार भी इसको पॉजिटिवली ले रहा है। आपका कोई व्यू विप्रो पर सर? मुझे लग रहा है कि आई थिंक नया सीईओ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, दीपांशु आपने सही कहा कि बहुत ही एग्रेसिव है। ऐसा माना जा रहा है कि विप्रो जो काफ़ी हद तक ओवरऑल इंडियन आईटी स्पेस में अंडर परफॉर्मर है, ये इनके आने के बाद होपफुली थोड़ा सा एग्रेशन दिखाएगा, क्योंकि गाइडेंस और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ये अभी काफ़ी पिछला है। तो डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा कि कैसे एक्शन इम्प्लीमेंट होता है। बट ओवरऑल आई थिंक ये पॉजिटिव बात है कि एक अच्छा एग्रेसिव सीईओ इनको मिला है, चाहिए उसके बाद ही नतीजे आएंगे। ओके, तो ये है विप्रो के लिए। पर वोडाफोन की एक क्लैरिफिकेशन आ रही है कंपनी की तरफ से कि ये डिनाई कर रहे हैं कि इस समय गूगल का कंपनी में 5% तक हिस्सा खरीदने की कोई खबर नहीं है। तो सफाई आ रही है वोडाफोन की तरफ से कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट कंपनी की तरफ से जो सफाई है
वो क्लियरली आ रही है कि इस समय गूगल का कोई प्रस्ताव नहीं है हमारे पास, किसी और कंपनी का कोई प्रस्ताव नहीं है निवेश के लिए या फिर स्टेक खरीदारी के लिए। और देखिए जैसे ही कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, थोड़ी मुनाफा वसूली भी हमने ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखी है। यूजुअली एक यूजुअल प्रैक्टिस है कि जब तक कुछ कंफर्म डील नहीं होती कंपनीज हमेशा डिनाइल ही करती हैं या फिर उसका वो डालती हैं। तो ये खबर जरूर आ रही है वोडाफोन की तरफ से कि इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है उनके पास गूगल से या किसी और से स्टेक खरीदारी का। अविनाश जी, काफी एक्साइटमेंट हुआ है वोडाफोन को लेकर, बट अब कंपनी की तरफ से डिनायल भी आ रहा है, कैसे देखना चाहिए इस खबर को? मुझे लग रहा है दीपांशु, आई थिंक क्लियरली ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जब मैनेजमेंट कुछ कहना नहीं चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट शायद वेट करेगा आने वाले दिनों में कि गूगल के साइड से क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि क्लियरली इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये पुष्टि जब तक गूगल दैट इज अल्फाबेट जो गूगल की ओनर है वो जब तक प्रॉपरली नहीं कन्वे करेगी, मार्केट्स इस बात पे जरूर होप करेगी कि यहाँ पे कोई स्टेक डील हो जाए। तो ये डेफिनेटली फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख सकता है, लेकिन डाउन साइड मुझे लग रहा है करंट लेवल से काफी कम है। करंट माहौल में टेलीकॉम शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी कंटिन्यूड इंटरेस्ट रहने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल। अनिल जी, कैसे देखना चाहिए इसको? एक एक्साइटमेंट था, एक होप रैली आई थी और उसके बाद फिर थोड़ा करेक्शन भी आ रहा है। अभी हालांकि फिर भी 20% की गेन के साथ होल्ड कर रहा है, बट कंपनी तो डिनाई कर रही है कि इस समय कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है उनके पास। दीप, अब ये वैसे भी क्या है कि इस तरह की बातों में है ना, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो ये कि वक्त कितना लगेगा, और दूसरा ये किस प्राइस पर होगा, और फिर तीसरा ये कि जब प्राइसिंग पर, क्वांटम पर, डील की साइज़ पर, इन सब चीज़ों पर चर्चा चले, ना हो तो ना भी हो। और अगर कंपनी कैटेगरीली मना कर रही है तो फिर मुझे लगता है सावधान रहना चाहिए। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले वसीम साहब भी कह रहे थे कि भाई 5 वाला 7.5 हो गया, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अब ये रिस्क हमेशा रहती है। अच्छा, तो मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर आपके पास है प्रॉफिट बुक करिए, नहीं है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए। मैं थोड़ी देर में बंसल जी से लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। इस खबर के दम पर हमने भी आपको आज सुबह 2 स्टॉक बोले थे। एक IDFC फर्स्ट बैंक था, राइट? जो IDFC फर्स्ट बैंक 22 रुपये का हमारा पहला टारगेट हासिल हुआ था, 24 रुपये का दूसरा टारगेट था, तो उसके पास पहुंचा था लगभग कहाँ तक पहुंचा था IDFC फर्स्ट बैंक? 22 रुपये 85 पैसे। तो मेरी राय ये होगी, अगर आपने सुबह लिया है तो IDFC फर्स्ट बैंक में प्रॉफिट बुक कर लें। पता नहीं है, अपने को नहीं मालूम कि खबर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी मीडिया में ही आई थी खबरें, और 2 रिपोर्ट भी थी आज FIS ब्रोकरेज की। अब कंपनी खुद कह रही कि नहीं हो रहा है, तो ठीक है, वापस देखेंगे, जब खबर आएगी तब की तब देखी जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये कि जिसके दम पर हमने रिकमेंडेशन लिया, अभी भी आप मुनाफे में। सिमिलर चीज़ मैं आपको RBL बैंक के लिए कहना चाहता हूँ। RBL बैंक में भी हमने आपको 116.50 117 में कहा था, 119 120 रुपये अभी भी RBL बैंक चल रहा है। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें। तो मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर समाप्त होती है दीप, कि मैं आपको एग्जिट करवा रहा हूँ। 120 121 का हाई भी बना है, तो आप IDFC बैंक, RBL बैंक दोनों में से एग्जिट कर लें, ठीक रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता खबर सही गलत अच्छी बुरी क्या है, हम मान कर चलेंगे। देखिए, जब हमने ये माना, जब खबर आई कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो हमने उस पर भरोसा किया। अब जब कंपनी कह रही कि नहीं हो रहा है अभी, तो हम उस पर भी भरोसा कर रहे हैं। हम सिंपल चीज़ है, जो कंपनी का वर्जन है वो सर आंखों पर, और उस लिहाज से एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। वापस आएगा नीचे तब की तब देखेंगे, वापस खबर आएगी तब देखेंगे। ज़बरदस्ती क्यों किसी के पीछे पड़ना है? तो कंपनी का अगर क्लैरिफिकेशन है तो उस क्लैरिफिकेशन को हमें सोचना चाहिए। ये बात भी सही है जो अविनाश जी कह रहे हैं कि आमतौर पर जब तक फाइनल नहीं होता तब तक कंपनी कभी हाँ तो बोलेगी नहीं। पहले तो कभी ये नहीं कहेगी कि हम पहले बाहर बताएंगे फिर बाद में एक्सचेंज को नोटिस भेजेंगे। लेकिन खबरें लीक होती भी है, कहीं कहीं आग लगी होगी तो ही धुआं निकला होगा, लेकिन वो धुआं कब आग में बदलेगा, चिंगारी कब बनेगा, फिर लपट कब उठेगी और कब पूरे दुनिया को पता चलेगी कि आग लगा है, उस वक्त में पता चला कि वो चिंगारी दबी गई, बुझी गई, आग में बदली नहीं, तो वो रिस्क नहीं रखना है। प्रॉफिट बुक करिए, एंजॉय कीजिए लाइफ में आराम से। तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, निकल जाइए। मैं भी फिर सबसे बढ़िया बात है, हमने जहाँ रिकमेंड किया वहाँ से अभी भी ऊपर है। देखो अभी भी IDFC फर्स्ट बैंक 22 रुपये के लेवल पर है। RBL अभी भी जहाँ से रिकमेंड किया वहाँ से 2-3 रुपये ऊपर है। तो मेरी राय है एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, वापस बात की बाद में देखी जाएगी। तो मैं फ्री हो चुका हूँ दीप, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छे गेन्स मिल रहे हैं।
और फिर दोबारा जब एंट्री मिलेगी या खबर आएगी तो देखेंगे तब क्या करना चाहिए। बट अनिल जी 2:30 बज गए हैं, आपकी स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिरी 1 घंटे के लिए ट्रेड पर क्या व्यू बन रहा है बिगुल के बाद। आज अनिल जी काफी लंबे समय बाद भारतीय बाजार ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस तरह के ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले डाउ फ्यूचर्स में गिरावट आई है सर, 200 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स, और बाकी के बाजार भी अगर आप देखें तो यूरोप वीक खुला है, 1.5% नीचे यूरोप आज ट्रेड कर रहा है। एशिया की कमजोर ट्रेड रहा है ज्यादातर एशियाई बाजारों में। चाइना का बाजार एकदम फ्लैट था, बट बाकी एशिया के बाजारों में आज हमने गिरावट देखी है। कच्चे तेल में 3% की गिरावट है, बट इन सब के बावजूद भारतीय बाजार काफी स्ट्रांग है आज सर। दीप मतलब लगभग मतलब ये समझ लो हाफ सेंचुरी मारने की तैयारी है, 50 साल की उम्र होने आई है, और अभी भी ये लगता है कि हर हफ्ते हर रोज़ ये मार्केट कितना सिखाता है। आप सोचिए पिछले हफ्ते आपने क्या सीखा? पिछले हफ्ते आपने ये सीखा कि दिन भर मार्केट सुबह खुलेगा मजबूत, फर्स्ट हाफ मजबूती रखेगा, आखिरी 1 घंटे में तहस नहस बिकवाली करके चलो हटो सब खत्म, ठीक है। अब इस हफ्ते आप क्या सीख रहे हैं? आज तीसरा दिन है, पिछले 2 दिन के बाद आज, कि कुछ भी हो सब क्या डाओ क्या ये क्या वो कुछ नहीं, आखिर के 1 घंटे में खींच के ऊपर बंद होंगे। आज भी हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में यही डाओ अगर 200 पॉइंट फ्यूचर्स नीचे होता है, पिछले हफ्ते हम खरीद पाते? कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। वो भी कहाँ, दिक्कत ये कि 9000 9100 के लेवल पे, 8900 के लेवल पे डाउ 200 पॉइंट नीचे तो खरीदने की हिम्मत नहीं है, और 9500 के लेवल पे डाउ ऊपर है तो खरीदने की, नीचे है तब भी खरीदने की हिम्मत है। तो ये सेंटिमेंट जो है ना वो किस तरह से बाजार का बदलता है। कई बार लोग कहते हैं कि आप सुबह बोल रहे थे तेजी, शाम को मंदी बोल रहे थे, पिछले हफ्ते मंदी बोल रहे थे, इस हफ्ते तेजी बोल रहे हैं। भाई ऐसा है तो ये तो ऐसा हो गया ना कि आज मार्केट आपने खोला, इस क्वार्टर के रिजल्ट आए, वापस अगला 3 महीने बाद ही खोलो, जब रिजल्ट आ जाएंगे, बीच में मार्केट खोलने की जरूरत नहीं। अरे भाई मार्केट खुला है तो भाव बदलेंगे, हर सेकंड बदलेंगे। हर सेकंड जब एक ट्रेड हो रहा है तो एक बायर है एक सेलर है, दोनों का व्यू अलग है। एक को तेजी लगती है इसलिए खरीदता है, दूसरों को मंदी लगती है इसलिए बेचता है, और दोनों को लगता है वो एक दूसरे से के मुकाबले में ज़्यादा स्मार्ट समझदार हैं। बेचने वाला लगता है कि मैं समझदार हूँ, ज़्यादा हूँ इसलिए मैं बेच रहा हूँ, नीचे आएगा। खरीदने वाला भी यही सोचकर खरीदता है कि बढ़ेगा। तो इस कश्मकश में हर सेकंड अगर भाव बदलते हैं, सेंटिमेंट बदलता है, प्राइसेस के मुंह आते हैं, तो मार्केट डायनामिक है, ओपिनियन डायनामिक होगी ही। आप स्टैटिक पकड़ के नहीं रह सकते हैं। वक्त के साथ आशु मदान साहब भी बहुत सारी तेजी की पिक देते हैं और भसीन साहब भी बहुत सारी मंदी की पिक देते हैं। इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता आपके लिए। तो पॉइंट सिंपल है, जो आपने सवाल कहा इसका जवाब यही है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, और ये मोमेंटम हो सकता है सीरीज़ के पहले दिन आज फंड फ्लो के तौर पर आता हुआ दिख रहा हो, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? 9530 पर आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और फ्यूचर्स जो ट्रेड कर रहे हैं डीप, वो लगभग 70 अंकों के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि ऊपर तो हैं लेकिन खरीदने की हिम्मत कम है, ये एक साफ है। अब आइए बचे हुए समय के लिए क्या कुछ खास है मैं बता दूं आपको। 9500 ये आपका मेन लेवल है अब बचे हुए समय के लिए। 9500 के पुट पर मंथली वीकली मिलाकर 20 लाख शेयर है, वैसे मंथली छोड़ दें कोई काम के नहीं है अभी, लेकिन 9500 के कॉल पर जो 23 लाख शेयर हैं इस हफ्ते की एक्सपायरी के, जो गुरुवार को होगी, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और इसके ऊपर आप बंद हो रहे हैं। 13 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 9500 पर जो शॉर्ट्स बने हैं, अगर आज आप 9500 के ऊपर बंद होते हैं तो डीप 9725, देखो फिर आगे के 3 टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, 9600, 9725, 9850, इन 3 लेवल की तैयारी बाजार अगले हफ्ते के लिए कर रहा है। अगर 9500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, 9500 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत 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 बढ़िया कही जाएगी, इसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं आखिरी 1 घंटे के लिए खरीदारी की राय नहीं दूंगा, और वो इसलिए नहीं दूंगा कि मेरे सामने 2 बड़ी रिस्क है। रिस्क क्या है? इनफैक्ट 3 बड़ी रिस्क। पहली रिस्क तो डाउ फ्यूचर्स को देखकर है, जो सबको पता है। दूसरी रिस्क ट्रम्प साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और तीसरी रिस्क जो है वो हमारे लॉकडाउन को लेकर सरकार का
आगे क्या रुख बनता है। ये 3 रिस्क के चलते मुझे 9550 पे खरीदना नहीं है, और स्पेशली तब जब निफ्टी फ्यूचर 70 पॉइंट के डिस्काउंट पर हो। मैं न्यूट्रल रहना पसंद ज़्यादा करूँगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 19,000 के ऊपर बने हुए अच्छे हैं, 19,500 के नीचे हैं तब तक रेंज में है, तो 19,000 19,500 की रेंज को ट्रेड करना है। मैं हफ्ते के आखिरी दिन इस तेज़ी में खरीदना नहीं चाहता, हाँ लेकिन स्टॉक्स में खरीदारी करने का मन है, तो हम बचे हुए समय में थोड़े स्टॉक्स देखेंगे कहाँ कुछ एक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब फ्रेश पोजीशन लेकर फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत सारे रिस्क्स हैं। हालांकि भारतीय बाजार आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट फिर भी अब रिस्क थोड़ा ज़्यादा है बाजार में। चलिए ठीक है, स्टॉक्स पर ही फोकस करते हैं। बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए BTSTT का। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक्स में बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और ये आज बहुत बढ़िया संकेत है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बाय साइड का कॉल आया है FMCG स्टॉक में। FMCG स्टॉक्स एक एक करके तेजी दिखा रहे हैं। डाबर यहाँ पे रडार पे आया है, पिछले 7 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, कल का हाई ब्रेक हुआ है 454 456 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। डाबर के अंदर मोमेंटम यहाँ से और बढ़ेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि डाबर यहाँ से ऊपर में 465 रुपया, 475 रुपया, ये 2 लेवल जल्दी ही दिखाना चाहिए 2 से 4 दिनों के अंदर। 465 का पहला टारगेट, 475 का दूसरा टारगेट। नीचे में डाबर का जो सपोर्ट है 440 445 के आसपास है। जब तक 440 445 के ऊपर डाबर सस्टेन करता है तब तक इसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलनी चाहिए, और एक एक करके सारे FMCG स्टॉक्स में मूव देखने को मिल रहा है। तो डाबर को बाय करें 465 से 475 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो डाबर पर खरीदारी की राय आ रही है। जिस तरह से बाकी FMCG स्टॉक्स में आप एक्शन देख रहे हैं, डाबर थोड़ा लैगार्ड रहे, थोड़ा पीछे था, पर अब वहां पर भी एक कैचअप आ रही है। रिजल्ट्स के बाद एक थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आया था, पर वहां से पिकअप जरूर आते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए जहां तक FMCG स्टॉक्स का सवाल है, और उसमें डाबर पर खरीदारी की राय आ रही है। कॉनकॉर पर एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है, यहाँ पर भी नजर रखिए, अच्छे मूव्स आ रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ी रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहा है इधर, वहां पर भी नजर रखिए। नितिन जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या चल रहा है? थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ी वीकनेस रही स्टॉक में, आज वापस एक रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट में काफ़ी अच्छा सपोर्ट 570 580 के रेंज में बना है, और ये 3-4 दिन की करेक्शन के बाद बाउंस है, तो ये लग रहा है कि बाउंस वापस 620 की तरफ जाना चाहिए। और इस स्टॉक में ये ऐसा हो रहा था कि जो रिसेंट में शॉर्ट कवरिंग आ रही थी, उसके पहले स्टॉक में ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग काफ़ी नीचे से आ चुकी थी। यानी कि निफ्टी में तो लास्ट 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग आई, बट यूनाइटेड स्पिरिट में लास्ट 6 दिनों से शॉर्ट कवरिंग चल रही थी। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है 620 की तरफ तो जाना चाहिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 580 का रखें और बाय भी कर सकते हैं। 620 के टारगेट होंगे, 580 के स्टॉप लॉस होंगे। आपके लिए डाबर पर खरीदारी करने की राय। ओके, तो इस बीच में बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, अब बैंक निफ्टी भी हरे निशान में है, 15 पॉइंट ही सही लेकिन है हरे निशान में। दिन के हाई पॉइंट पर 9550 पर निफ्टी पहुंचता हुआ। आज का दूसरा टारगेट निफ्टी का ऊपर का 9500 पहला था, 9550 दूसरा था, अब 9600 तीसरा टारगेट है, जिसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। पिक ऑफ द डे के लिए क्या बंसल जी तैयार हैं आप? बिल्कुल अनिल जी, तैयार है, एकदम तैयार है, रेडी है। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बजा दीजिए। बंसल जी तैयार हैं, कुणाल जी तैयार हैं, मैं तैयार हूं और हमारे दर्शक भी तैयार हैं। कल का पिक ऑफ द डे आज ही इसी वक्त कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। जी बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे हमारा ONGC, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, बट हर लेवल पे लोगों को धोखा दिया है। तो पहले तो ट्रेडिंग के नजरिए से जो लोग फंसे हुए हैं, एवरेजिंग के नजरिए से बेहतरीन स्तर है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से कॉनकॉर ने एक बड़ा अपमूव दिया है, ONGC भी सरप्राइज करने का दमखम रखता है। बड़े चार्ज पर एक बड़ा रिवर्सल है, 87 रुपीज 90 रुपीज तक की रैली ONGC दिखाने का पोटेंशियल रखता है। खरीदें ONGC। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, कई सारे ऐसे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जिस पर आज इसमें खरीदारी आती हुई दिख रही है और एक ब्रेकआउट चार्ट पर आया है 80.50 रुपए के ऊपर ओएनजीसी ने ब्रेकआउट दिया है। तो जिस तरह का मोमेंटम यहां पर बन रहा है, स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। आमतौर पर स्टॉक धीमी गति से चलता है, लेकिन जिस तरह का वॉल्यूम क्लस्टर बना है यहां पर आपको बहुत तेज रफ्तार बढ़त देखने को मिलेगी। दो टारगेट हैं, पहला टारगेट 87 रुपीस का, दूसरा टारगेट 91 रुपीस का। तो दो बड़े अग्रेसिव टारगेट्स हैं। 77 हाफ के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। 77.50 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 87 का, दूसरा टारगेट 91 रुपीस का होगा। ओके 77 हाफ का स्टॉप लॉस, 87 पहला टारगेट, 91 दूसरा टारगेट। ये है कल के लिए आज का स्टॉक। ओएनजीसी यहाँ पर खरीदारी करने की राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से पिक ऑफ द डे के तौर पर एक दिन एडवांस में। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस बीच एनसीसी इसके आने वाले हैं, आज रिजल्ट तैयार हैं। संदीप हमारे साथ बताने के लिए अनुमान बताएं संदीप। देखिए सर, नंबर्स तो डिले रहेंगे। इनके जो आय है वो करीब 38% घटेगी, 42% कामकाजी मुनाफा घटेगा। मार्जिन्स पे भी प्रेशर रहेगा, जो 12.5% के थे वो 11% के आसपास के आ जाएंगे और मुनाफा जो है वो लगभग आधा हो जाएगा, 78 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। इसमें आप मुख्य बात ऐसे समझिए कि इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द कारोबार है वो आंध्र प्रदेश में है और जिस तरह से वहाँ पे सरकार बदलने के बाद इनकी ऑर्डर बुक रद्द होती हुई दिखी थी, उसका इम्पैक्ट इस बार नंबर्स पे आता हुआ दिखेगा। और वैसे भी आप देखिए एग्जीक्यूशन यानी कि जो प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार है उसमें भी देरी आ रही, जिस वजह से आप देखिए इनकी जो आय है उस पर इम्पैक्ट आएगा और उसका जो बाकी इम्पैक्ट है बाकी सभी पैरामीटर्स पे भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखिए जो लॉकडाउन हुआ था उससे भी आय के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा और कुछ जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, जिसमें सीमेंट देखिए या बाकी चीज़ें देखिए, उनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस वजह से इनके जो ऑपरेटिंग खर्च है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिलेगी। तो उस लिहाज से अगर 11% के आसपास के मार्जिन आते हैं वो तो ठीक है, अगर उससे नीचे आते हैं तो बाजार उसे कहीं ना कहीं नेगेटिवली लेता हुआ दिखेगा। तो नंबर्स तो ओवरऑल खराब रहने ही हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में जो ऑर्डर्स हैं उनका कैसा हाल है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की वो, और उसके साथ साथ जो लॉकडाउन हटने के बाद राज्यों का जो इंफ्रा पर खर्च है उससे इनके आने वाले समय में जो ऑर्डर इनफ्लो है मैनेजमेंट कैसा एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आगे की चाल निर्भर करेगी और आगे की ग्रोथ निर्भर करेगी। तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर से खास उम्मीदें नहीं है। ओके, नंबर से उम्मीदें नहीं है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे क्या कुछ करने वाली है उस पर रहेगा फोकस। शुक्रिया संदीप ये बताने के लिए। अब ढेर सारे कॉल एक के बाद एक मेरे पास आ रहे हैं। किरण जी देने वाले छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई लेकिन उससे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले हैं नितिन जी और उनके साथ साथ हैं वागले साहब भी। तो पहले नितिन जी आपके लिए बिगुल BTSTT का। नितिन बताएं सर। देखिए अनिल जी, यहाँ पे बाइंग हिंदुस्तान लीवर में बाइंग रिकमेंडेशन होगी, जो अभी फ्यूचर्स में 2025 के आसपास है और कैश में 2035 के आसपास है। इसमें जब रोल ओवर्स हो रहे थे तो उस समय काफ़ी पोजीशंस मुझे अगले मंथ में बनती हुई दिखी थी और आज इसमें चार्ट्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें जो शॉर्ट कवरिंग हुई है वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि रोल ओवर्स भी कुछ शॉर्ट साइड की पोजीशंस हो गई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में हिंदुस्तान लीवर में एक रैली मिलनी चाहिए जो ये 2100 की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे हम जो अगर फ्यूचर्स में आप लेंगे तो फ्यूचर्स में आपको स्टॉप लॉस 2000 का लगाना है, यानी 26 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अभी 2026 का रेट है और टारगेट करीब 2100 का रखना है, यानी 25 रुपये का रिस्क लेंगे और 75 रुपये का हम टारगेट रखेंगे। इसमें कॉल ऑप्शन भी आप एट द मनी 2000 किया या 2050 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। बट ऐसा है कि हिंदुस्तान लीवर में लग रहा है एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है नेक्स्ट 2-3 दिनों में। बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले आज हिंदुस्तान यूनिलीवर BT खरीदारी करने के लिए आज से बसिन साहब भी बाय करने के लिए बोल के गए थे और इधर नितिन जी को भी पसंद है यहाँ पर तेजी करने के लिए आज से। तो बेहतरीन स्टॉक यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं आप। और सुबह जय ठक्कर ने भी आज BTST के तौर पर 2000 के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदारी करने की राय दी। तो सारे एक्सपर्ट्स हो रहे हैं बुलिश, तेजी करके चले। वागले साहब के लिए बिल्कुल BTDS का। बताएं सर वागले साहब। अनिल जी, मुझे बाय करना है पीडीलाइट, जिसने एक स्विंग हाई को क्रॉस किया है 1440 का, अभी 1448 है। 1448 से 1445 3 रुपए की रेंज में बाय करें। ऑन द डाउन साइड आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1430
और ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 1480, 1481 तक के टारगेट्स कल तक मिलने चाहिए, कल मतलब मंडे तक मिलने चाहिए। ओके, तो 1445 1448 के आसपास यहाँ पर पीडी लाइट में करें खरीदारी। 1430 1430 का स्टॉप लॉस, 1480 1480 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है इस वक्त। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, तैयार हैं किरण जी? बताएं सर। अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई है। वापस एक बार नंबर 1 बिजनेस चैनल आने के अवसर पे आपके और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर। देखिए, आपके आते ही जब से आप बसीन साहब सब लोग करने लगे और मजबूत हो गए हम, अच्छे एक्सपर्ट्स होंगे, अच्छी एडवाइस होगी तो लोग देखेंगे, तो बधाई के पात्र आप हैं और धन्यवाद के भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी किरण जी। थैंक यू अनिल जी। और एक ऑन द लाइटर नोट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल शनिवार को बंसल जी बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैकडॉनल्ड्स बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करना चालू कर दिया है। मैं वही छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए यही स्टॉक चुना था। 580 था पर अभी 600 हो गया था। अभी वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो में बैठ नहीं रहा है, इसलिए सेकंड स्टॉक मैंने अभी चुना है। मेरा स्टॉक रहेगा पीडीलाइट। पीडीलाइट 1440 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। वो करीबन आपको 58-60 के करीब ट्रेड हो रहा है। मेरा मानना है कि 48 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सोमवार मंगलवार तक आपको 80 से 85 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 80-85 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें। और स्टॉप लॉस क्या लगाना है सर, एक बार फिर से बताएं। 48 का स्टॉप लॉस रहेगा। 10 रुपए की रिस्क है और इधर से करीबन 25-30 रुपए का रिवॉर्ड। ठीक है सुमित जी, शुक्रिया किरण जी पहले तो। और बंसल जी की पार्टी आप जरूर एंजॉय कीजिएगा। और वैसे एक पार्टी का अरेंजमेंट होने की बात चल रही, शायद आपको जल्दी खुशखबरी देंगे। वो जयपुर वाले जैन साहब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इस वीकेंड पर हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका एक जूम कॉल किया जाए। तो देखिए, वो लगे हुए हैं कुछ इस काम में। तो अगर होगा तो आप हम सब मिलकर इस वीकेंड पर एक समय निश्चित करके सब जूम पे कॉल करेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा। इसके लिए भी आप तैयारी देखिए बंसल जी के चेहरे पे जो स्माइल आई है जूम कॉल के नाम से और पार्टी के नाम से। बंसल जी तैयार हैं आप? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल रेडी हैं। कल अनिल जी मेरा ऐसा मानना है, जैसे कुणाल जी ने भी सजेस्ट करा है, 8 बजे अनिल जी प्राइम टाइम पे पार्टी करेंगे अनिल जी। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो शुक्रिया किरण जी आपका। अच्छा, इस बीच डाबर जो बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, वहां पर एक बार मैं जल्दी से सुमित जी से राय ले लूं। सुमित जी, टारगेट के नजदीक पहुंच गया, प्रॉफिट बुक करना है या इंतजार करें, जल्दी से बताएं। जी बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला है डाबर में। 10 मिनट मुश्किल से हुआ है। 463 का अभी भाव चल रहा है, हाई के पास है। अगर प्योर इंट्राडे प्लेयर खेलने वाले लोग हैं तो बिल्कुल बुक कर सकते हैं। 8 रुपये मिल रहा है अभी सीएमपी पे। अदरवाइज जो लोग जैसे बंसल जी बोलते हैं, जिन लोग का हाजमा बड़ा है, वो लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, कॉस्ट के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए और कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 200 डीए में 465 पे है। जैसे ये टूटेगा तो उसके बाद मोमेंटम और बढ़ेगा डाबर के अंदर। सुमित जी का भी कुछ है क्या? ओके, कुछ जोड़ना चाहते, कुणाल जी कुछ कहना चाहते थे। कुणाल जी माफ कीजिएगा, मैं सुमित जी की तरफ निकल गया, बताएं सर। नहीं अनिल जी, मैं केवल वो जो पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था, तो पहले आप कॉल लेके फिर मैं बोलता हूँ। न कॉल हो गई, आपको ही बोलना है। अनिल जी देखिए, मैं केवल ये कह रहा था कि जो जूम कॉल है, ये जूम पार्टी कहीं झूम पार्टी ना समझ गए हो बंसल जी, तो मैं वही स्पष्ट कर रहा था। बहुत ही बढ़िया। बंसल जी को आपसे बेहतर कौन जानता है, और ये अब बंसल जी को कौन सी पार्टी है वो समझाने का काम भी कुणाल जी आप ही को करना है। तो बंसल जी, जूम पर पार्टी है, जूम वाली पार्टी नहीं है, ध्यान रखिए। ओके, वोल्टास, इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स कैसे रहेंगे बताने के लिए तैयार है आशीष। उससे पहले सिम्फनी, माय गॉड 10% ऊपर है, रिजल्ट बड़े दमदार दिख रहे हैं। 235 करोड़ से आय बढ़कर 250 करोड़ के आसपास पहुंची है। मुनाफा भी तगड़ा बढ़कर आया है। अविनाश जी, क्या राय है आपकी सिम्फनी पर? रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त दिख रहे हैं और स्टॉक 10% के सर्किट के आसपास 75 रुपये ऊपर
900 के करीब, बताएं सर। बहुत ही बेहतरीन नंबर है, प्रॉफिट डबल हो चुके हैं और ऐसे माहौल में जब ये लॉकडाउन का इफेक्ट हो चुका है, हमको लग रहा है कि हालांकि गर्मी काफ़ी बढ़ी है, लेकिन अप्रैल और मई में जो सेल्स इन्होंने रिकवर नहीं किए हैं, होपफुली आने वाला सेकंड क्वार्टर जो FY21 का रहेगा वो काफ़ी दमदार रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो साल भर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक माना जा सकता है, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफ़ी पिट चुका है। कंपनी एक क्वालिटी ब्लू चिप कंपनी है और अपने प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छी तरह से मार्केट डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर चुकी है, तो इसको डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए तो खरीदना चाहिए। बिल्कुल, और कंसोलिडेटेड आय में भी बढ़त है, और अगर इनके आप रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो सभी सेगमेंट से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एयर कूलिंग एंड अदर अप्लायंसेस जो मेन बिजनेस है इनका, वहां से भी परफॉर्मेंस शानदार रही है। और हालांकि मुनाफे में पिछले तिमाही में एक एडजस्टमेंट था, इसलिए वहां का फिगर लो था, पर अगर आप उसको भी एडजस्ट करके देखें तो फिर भी आप देखें तो अच्छे ही फिगर आ रहे हैं इनके, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं सिम्फनी की तरफ से। इनसे बड़ी कंपनी जो इसी स्पेस में डील करती है उसके नतीजों पर नजर है। वोल्टास, आशीष हमारे साथ तैयार हैं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है वोल्टास से, बताने के लिए तैयार हैं, बताएं आशीष। दीपांशु, नतीजे बड़ी सुस्त देखने को मिलेंगे। मुनाफा केवल 5% घटकर 133 करोड़ रहेगा। ऑपरेशनली कुछ खास देखने को नहीं मिला इस क्वार्टर के दौरान। जो मार्च के महीने में 10 से 12 दिन का लॉकडाउन हुआ, इससे ऐसा माना कि एसी की बिक्री में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा। और इनका एक प्रोजेक्ट सेगमेंट है और वहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी तिमाहियों से लगातार जो प्रदर्शन म्यूटेड साइड पर ही देखने को मिल रहा है। और इस बार भी बाजार यही अनुमान लगा रहा है कि जो प्रोजेक्ट बिजनेस है इनका, यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती देखी जाएगी। लेकिन एक फ़ायदा, एक पॉजिटिव साइड नतीजों में ज़रूर नज़र आ रही है कि अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो छोटा बेस है पिछले साल का। ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो आपको थोड़े से अच्छे लगेंगे। मिसाल के तौर पर आप मार्जिन के अनुमान देखिए, हमारा अनुमान है कि 7% से बढ़कर करीब 8.7% रहेंगे। और इनका एबिटा यानी जो कामकाजी आय है इसमें भी करीब 27% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। करीब 183 करोड़ रहने का अनुमान है। आय देखिए बिल्कुल सपाट करीब 2% की बढ़त देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नतीजे सुस्त रहेंगे। हालांकि जो एक खास आउटलुक पर और मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फोकस रखना होगा कि आगे के, क्योंकि समर है, ज्यादातर जो एसी की बिक्री है इसी महीने में होती है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है और साथ ही जो खाड़ी देशों में एक्सपोजर है वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या आउटलुक समझ में आ रहा है, इस पर फोकस रखें। लेकिन नतीजे बेहद सुस्त रहेंगे। बिल्कुल, तो नज़र रहेगी मैनेजमेंट कमेंट्री पर। सिम्फनी की भी मैनेजमेंट क्या कहती है वहां पर भी नज़र रहेगी। दोनों कंपनीज सेम स्पेस में। सिम्फनी के तो नतीजे अच्छे रहे, देखते हैं वोल्टास की क्या परफॉर्मेंस आती है। पर वोल्टास का बिजनेस काफ़ी बड़ा है, थोड़े और वर्टिकल से सिम्फनी से कंपेयर से, तो ऑफकोर्स बड़े बेस पर देखें किस तरह का एक्शन आता है। KEC इंटरनेशनल, इनके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय में गिरावट जरूर आई है। अगर आप पिछले साल की इस क्वार्टर की बात करें तो 3841 करोड़ से कंपैरिजन में आय आई है 3671 करोड़ की इनकी। टोटल इनकम देखें तो वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट है। लास्ट टाइम अदर इनकम कंपोनेंट ज्यादा था। एक्सपेंसेस की बात करें तो फिर एक्सपेंसेस इस तिमाही में हल्के से कम हुए हैं, उतना ज्यादा एक्सपेंसेस में गिरावट हमने नहीं देखी है। मुनाफे की बात करें तो उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है, सिर्फ 6 करोड़ मुनाफा गिरा है। 199 करोड़ से मुनाफा गिरकर आया है इनका 193 करोड़। तो डिसेंट परफॉर्मेंस है, कैपगुड कंपनी है। और इस समय में जहां पर पूरा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है लॉकडाउन की वजह से, डिसेंट परफॉर्मेंस रही KEC इंटरनेशनल की। कुणाल जी, चार्ट्स पर कैसे रखती है? पहले थोड़ा एक्टिव स्टॉक हुआ करता था, अब कुछ दिनों से थोड़ा एक रेंज बाउंड स्टॉक हो गया है। देखिए दीपांशु, एक दायरे का कारोबार दिख रहा है। सबसे अच्छी बात इस स्टॉक के लिए यह है कि काफी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है और इन स्तरों में मुझे डाउनसाइड बहुत रिस्ट्रिक्टेड लगता है। 193 के नीचे अगर गया तब कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं 193 का स्टॉप लॉस रख लें। और तेजी तब करनी है जब अब दोबारा से 198 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करे। तो 193 से लेकर 198 के बीच में तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रेड बनेगा। 198 के ऊपर अगर ये जाता है तब डेफिनेटली आप इसको फिर से बाय कर सकते हैं। और फिर मुझे लगता है कि इसमें 205 रुपए तक की एक रैली बन सकती है। 198 के ऊपर खरीदारी की राय है। 193 पर स्टॉप लॉस जरूर रखें अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है। ओके, तो
97 200 के आसपास अगर ये स्टॉक जाता है, उसके ऊपर अगर जाता है दिखता है तो फिर खरीदारी करिए। बट स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कहा जाएगा अगर आप लॉकडाउन को इंक्लूड करें इस क्वार्टर में। चलिए देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। अगले हफ्ते एलएनडी के नंबर्स आने वाले हैं, तो फिर पूरे सेक्टर का आपको एक परफॉर्मेंस आउटलुक और इंडिकेटर बेंचमार्क मिल जाएगा कि किस तरह का चौथी तिमाही रही है और आउटलुक कैसा है, तो वहां पर भी नजर रहेगी। बट इस समय बाजार की बात करें तो सुमित जी की तरफ से BTSTT कॉल तैयार है, उनके लिए बिगुल बजाते हैं। बताएं सुमित जी। नेक्स्ट स्टॉक रडार पे आया है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में ब्रेकआउट है। रिसेंट के जो स्विंग हाइज लगे थे वो स्टॉक ने ब्रेक किए हैं। 375 378 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। आज 380 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो स्टॉक यहां से एक बड़ा स्पर्ट दिखाएगा। फिर यहां से स्टॉक के अंदर ऊपर में मेरे को लगता है 390 से लेकर 400 रुपए तक के स्तर टाटा कंज्यूमर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है और आज जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है उस वॉल्यूम को देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। CMP पे बाय करें 374 375 के आसपास। स्टॉक का नीचे में इंट्राडे का सपोर्ट है 370 का और कैरी ओवर पोजीशंस के लिए नीचे में सपोर्ट है 365 का। 365 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 380 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 390 से लेकर 400 रुपए तक के स्तर टाटा कंज्यूमर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर में है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 375 378 के आसपास खरीद लीजिए। 370 इंट्राडे टारगेट स्टॉप लॉस है। 365 कल अगर आप पोजिशनल कैरी करते हैं तो स्टॉप लॉस है 380 390, ये दो टारगेट 380 390 का, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। संदीप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे आपको कुछ स्पेसिफिक रिसर्च, हम उनके पास भी पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले बाजार डे हाई पर ट्रेड करें। 9550 के पार निकलता हुआ निफ्टी, वाह 5% की मजबूती डे हाई पर। डे नहीं, हफ्ते के हाई पर। हफ्ते के हाई पे, महीने के हाई पे नहीं, महीने में तो बीच में एक बार हम उस दिन, हाँ महीने के हाई पे ही होना चाहिए, क्योंकि 9859 की क्लोजिंग थी 30 अप्रैल की, राइट। उसके बाद से पूरे मई के महीने में तीन दिन कंटिन्यूस छुट्टी थी। 1 2 3 तारीख 4 तारीख को हम खुले तो वहाँ से नीचे नीचे ही आते रहे। तो ये तो मई महीने का लगभग हाई टाइप ही हो गया मामला। तो मई महीने का समापन हम एकदम ऊपरी स्तर पर करें नितिन जी, मतलब ये तो फिर हिसाब से महीना बुरा नहीं रहा। भले ही हम गिरे 9800 900 से 8800 तक, लेकिन मई महीने का मतलब समापन तो ठीक ही हो रहा है ना। देखिए आनंद जी, मेरे हिसाब से मई का समापन ठीक हो रहा है और जून अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो रोलोवर्स मुझे दिख रहे हैं उसमें फिर से ऐसा दिखा है कि FIs और DIs ने फ्यूचर्स की पोजीशन लॉन्ग साइड करी है और रिटेल प्लेयर्स ने शॉर्ट किया है। और ये जो डिस्काउंट हम लोग देख रहे हैं 80-70-80 पॉइंट का, ये बिकॉज ऑफ शॉर्ट रोलोवर्स बाय रिटेल प्लेयर हैं जिनको मजबूरी में शॉर्ट कवर करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक में। तो मुझे लग रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्गर हैंड बाई साइड में है और लास्ट 2-3 दिनों में जो शॉर्ट कवरिंग आई है उसमें सबसे ज़्यादा बाइंग FIs की तरफ से ही हुई है और रिटेलर ट्रैप हो गए हैं। तो एक शॉर्ट कवरिंग मैं उम्मीद कर रहा हूँ और आज का डेटा मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा है 9500 की कॉल ऑप्शन को। तो मुझे लग रहा है कि मंडे को एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और हम लोग 9600 9650 की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है इस एक्सपायरी में 9800 की तरफ भी चले जाएं। हे भगवान, वाह, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर नितिन जी, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास, क्या बात है। तो बड़ी मजबूती के साथ बाजार ऊपर जाने की कोशिश, वो भी शुक्रवार के दिन, वो भी लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होना है, वो भी ट्रम्प साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सबसे कोई फर्क, और वो भी तब जबकि डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे। वाह, इसको कहते हैं ताकत। यस, ओके, आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, पिक से पहले कुछ ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला कि बाजार इतना ऊपर, इतना कुछ के बावजूद आप एक चीज भूल गए, आपकी ब्लैक टी शर्ट के बावजूद बाजार ऊपर है। और अभी हमारी जो खरीदारी की राय है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। इस पर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। चार्ट में क्लियर एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर 672 के ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ है और रियल एस्टेट के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टीज पहला स्टॉक है जो एक बड़ा रिवर्सल दिखा रहा है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, इस स्टॉक को हम 3 दिन से अपने रडार पर रखे हुए हैं। धीरे धीरे करके स्टॉक में मोमेंटम बनता रहा और अब इसमें पूरे उफान पर तेजी है। जिस तरह का ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टॉक बड़ी आसानी से 730 735 तक के लेवल्स आपको दिखाएगा। ऐसा लगता है चार्ट देख करके यहाँ पर कोई बड़ी खबर आने वाली है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है आपको बाय करके चलना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को अगले हफ्ते के लिए बाय करें। यहाँ पर 670 रुपए पर 670 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 700 रुपए का 705 का 705 रुपए का, दूसरा टारगेट 715 रुपए का होगा। तो 705 715 के लिए बाय करें और 670 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। ओके 705 715 पर बाय करें 600। अच्छा, जो बंसल जी आप मेरी वाइट टी शर्ट की बात कर रहे हैं, अच्छी लगे। अब आपको एक कहानी नहीं, हकीकत जो सुबह सुबह हुई वो बताता हूँ। और देखो ऊपर वाला कैसे मदद करता है। मैं आज सुबह ना लाल टी शर्ट पहनने वाला था, ठीक है, और टी शर्ट पहनी की और उसके बाद जैसे पहनने लगा तो उस पर है ना मुझे कुछ दाग दिखा ऐसा। तो मैंने कोशिश की पानी से साफ़ करने की, हुआ नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा गीला करके किया, नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब लगता है कि ऊपर वाले की मर्जी नहीं कि लाल टी शर्ट पहनी जाए। तो उसके बाद मैंने जल्दी से मैंने कहा दूसरी कौन सी पहनी जाए, तो काली हाथ में आई। तो फटाफट, क्योंकि टाइम हो गया था उस समय, जल्दी से, टाइम ज़्यादा बचा नहीं तो अगर लाल टी शर्ट पहन के देखो, अगर मार्केट ऐसे ऊपर होता तो कितना गलत हो जाता। अच्छा, और अगर वो पहन लेता और मार्केट नीचे होता तब भी गलत हो जाता। तो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपने एकदम ऑब्जर्व तो इसलिए आज के मैन ऑफ द मैच हमारे कुणाल जी, ग्रीन टी शर्ट वाले पूरे। कुणाल जी आप मैन ऑफ द मैच हैं एकदम। अनिल जी देखिए, इससे मुझे एक संकेत मिला कि अनिल जी जनहित में कहीं ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि लाल टाई और लाल टी शर्ट्स आपके लिए पहनना जो है वो वर्जित कर दें, तो कितना अच्छा रहे अनिल जी। वर्जित ना, मैं तो भाई साहब, मैं तो बाई नेचर एकदम बुल हूँ और तेजी ही पसंद करता आया हूँ जब से मार्केट से करियर शुरू किया। लेकिन क्या करें, अभी ये कुछ महीने ऐसे निकले कोरोना के वक्त से कि जहाँ मजबूरी में मंदी बोलनी पड़ती है। बाकी तो अदरवाइज तो मंदी तो कहाँ अपने को मंदी पसंद है, अपने तो दिल से ही तेजी है। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग हम रखने वाले हैं, इतनी एनर्जी रखने वाले हैं। कोई मैच करके दिखाए हमारी पॉजिटिविटी और हमारी एनर्जी को, तो हम और उनसे सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहते कोई नहीं कर सकता, हम तो उनसे और सीखेंगे अगर कोई हमसे ज़्यादा करेगा तो। लेकिन हम क्या करें, हकीकत है, लग रहा है आगे जो दिख रहा है कि मार्केट रुक रुक के चलेगा, मुश्किल से चलेगा, अच्छे लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है तो करना है। उस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लोगों को फंसाएं कैसे, वो नहीं कर सकते काम कि हम आपको बोलें कि तेजी तेजी, और अगर तेजी ना हो, तेजी हो रही तो हम बोल भी रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से हो रही, तो तेजी पर भी अलर्ट करें कि अब यहाँ पे खरीदने का वक्त है। तो कोशिश ये है कि दोनों तरफ आपको सही ओपिनियन मिल जाए, ऊपर भी और नीचे भी, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये हमारी कोशिश है। देखो कितने कामयाब होते हैं। कभी कभी ऊपर वाला साथ देता है तो ठीक हो जाता है, और कभी कभी हमारे भी स्टॉप लॉस बहुत ट्रिगर होते हैं। काफ़ी कुछ होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं। दीप, बिल्कुल। तो दोनों तरफ के ट्रेड जैसे कि अनिल जी बता रहे हैं मार्केट्स में होते रहते हैं, और दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपका पैसा बनता रहे और आपको सही एडवाइस मिलती रहे, जैसे कि अनिल जी आपको बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और एक्शन। निफ्टी अब 9600 के लाने की तैयारी में है, तो 1 मंथ हाई पर आपको इंडेक्स ट्रेड करता दिख रहा है, और काफ़ी सारे दिग्गज स्टॉक्स आपको एक्टिविटी भी इस समय दिखा रहे हैं जो निफ्टी को ऊपर पुल करते हुए दिख रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पर फिर से आपने थोड़ी गिरावट के बाद रिकवरी आते हुए देखी है, तो वहाँ पर भी आप नज़र रखिए। आज सुबह भी इस पर बात करी थी और वहाँ से फिर स्ट्रेंथ ही आई जा रही है। ICICI प्रू, भसीन साहब इसे रेकमेंड करके गए थे, 5.5% ऊपर है। बर्जर पेंट और एशियन पेंट्स यहाँ पर फिर से एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, बर्जर पेंट्स में क्या चल रहा है? एक रिकवरी आते हुए दिख रही है, हालांकि कुछ ऐसा स्पेसिफिक ट्रिगर तो नहीं आया है, बट 5-5.5% की तेजी आई है। पहले दिन है सीरीज का, कुछ व्यू इस पर? बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है बर्जर पेंट में। लास्ट 10 से 15 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आ गया है, और आज स्टॉक ने 200 DMA लेवल भी तोड़ दिए। 480 का 200 DMA लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक अभी सस्टेन कर रहा है। तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल, इतना स्ट्रॉन्ग अपमूव को देखते हुए ऐसा लगता है कि बर्जर पेंट और भी ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसमें 500 रुपए का पहला टारगेट होगा, और 500 रुपए का लेवल टूटता है तो ये 525 रुपए तक का स्तर भी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो बर्जर पेंट में जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो अपनी पोजीशंस को कैरी करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि 475 480 के आसपास का लगा सकते हैं। ओके, तो बर्जर पेंट्स पर आप ज़रूर अपने एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 470 के आसपास स्टॉप लॉस भी वहाँ पर आप लगा सकते हैं।
250 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 32,500 के करीब आता हुआ दिख रहा है इस समय, तो वहां पर भी शानदार तेजी है। और निफ्टी अब 9,600 से बस 5-6 पॉइंट दूर है, तो वहां पर भी शानदार मूव आते हुए दिख रहे हैं। लीडरशिप आ रही है निफ्टी में, और ये अच्छी बात है क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ दिन लीडरशिप आई थी, अब वापस आप देख रहे हैं कि निफ्टी भी अच्छी रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहा है और कंट्रीब्यूशन सभी सेक्टर से आ रहा है वहां पर। तो ऑयल एंड गैस से आज अच्छी मूव आ रही है, फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आपको खरीदारी दिख रही है, और कुछ ऑटो स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो सर लगभग सभी सेक्टर से अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, और चौतरफा खरीदारी है। दीप, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो सुबह हमने कॉल दिया था, एक तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो हमारे पहले टारगेट के वहाँ पहुँचा और उसके बाद से रिवर्स हुआ है 545 का लो बनाकर। तो मेरा कहना ये होगा कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो अपनी रिस्क को ध्यान में रख के करें, या फिर आपका टारगेट हासिल होने के बाद कॉस्ट का स्टॉप लॉस जो एक हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला वो रखें। अमरा राजा बैटरीज एकमात्र मेरा ओपन कॉल है जो 615 से 622 की रेंज में मैंने शॉर्ट करने के लिए कहा था, 630 के स्टॉप लॉस, 605 के टारगेट के लिए। तो जो हाई रिस्क ट्रेडर हैं वो ही कल के लिए ओपन रखें, क्योंकि कल रिजल्ट्स हैं तो सोमवार को गैप से ऊपर या नीचे खुलेगा। जिनके रिस्क लेने की ताकत है वो शॉर्ट पोजीशन लेकर जा सकते हैं, ये मेरी राय अमरा राजा में। अब आइए बसिन साहब अपने BTST कॉल्स के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो बसिन साहब के लिए बिल्कुल बात करेंगे उनके BTST कॉल्स की। बताएं बसिन साहब, BTST पर क्या क्या है? सर एक ही बाय है, और मैं यहाँ प्रॉफिट भी बताना चाहता हूँ आपको। सुबह मैंने HP और टाइटन में बुक कराया था, और BPCL भी 340 हो गया है। 328 में चलाया था तो 350 का इसका टारगेट था, लेकिन इंट्राडे आपको 4% मिल रहे हैं, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बुक कीजिए प्रॉफिट। उसके अलावा मैंने 376 पे दिया था आपको ICICI प्रूडेंशियल, उसका टारगेट तो 410 का है, लेकिन 390 हो चुका है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं बुक कीजिए। BPCL इनफैक्ट 345 हो गया है, सो यू हैव मेड ऑलमोस्ट 5%। दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट ऑल्सो। सर एक चीज बताओ, ये इतना जब आप कॉल देते हो ना, तो ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अरे सर ये अब कुछ भगवान की इच्छा है, कुछ आपके साथ अच्छा जोश है, और यही चाहते हैं कि लोग बाग कमाएं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, बट टचवुड वी आर डूइंग वेल, दैट्स द मेन थिंग सर। लाजवाब। बताएं सर, अब BTST के तौर पर क्या कॉल्स दे रहे हैं आप? हाँ सर, एक ही कॉल है, और वो भी मैं आप कहें तो मैं बताऊं। जी सर बताएं। तो देखिए सर, गर्मी बहुत दबा के पड़ रही है, और आपने सिम्फनी के नंबर देखे हैं, और उस कारण से यहाँ मेरा टॉपिक होएगा हैवेल्स। हैवेल्स विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द लॉयड ब्रांड ऑफ AC, और नॉर्थ में तो गर्मी बहुत दबा के है। तो जो इनकी वीकनेस थी लास्ट की मई में, तो कह रहे हैं कि AC मिल नहीं रहे, तो मुझे लगता है 485-87 का भाव है, इसमें 478 का स्टॉप लॉस रखिए, और 515 का टारगेट आपको सोमवार को या मंगलवार को हिट होना चाहिए हैवेल्स का। ओके, तो हैवेल्स एक मिनट, आपके लेवल्स कैश के बता रहे हैं या फ्यूचर्स के बसिन साहब? सर कैश के थे 488, आप अब ये बढ़ गया है, लेकिन आई डोंट नो, मैंने अभी 487-88 में निकाला था। चलिए कोई बात नहीं, तो रहने दीजिए सर, ठीक है। ओके, थोड़ा नीचे आए तो और ऐड करिए। बिल्कुल ठीक बात है। 488-490 के आसपास आए, ऐड करिए। 500 के आसपास लें तो थोड़ा नीचे के लिए जगह रखिए। 515 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है राय आपके लिए बसिन साहब की तरफ से। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर एक बड़े स्टॉक के लिए, जो कि है सबको पसंद। जी हाँ, सन फार्मा। देखिए स्क्रीन पर नीचे क्या चल रहा है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। और खबर यह है कि कोरोना की दवा के लिए इनको, कोरोना के इलाज के लिए इनकी एक दवा को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर है। और इस दवा के इलाज के ट्रायल की मंजूरी मिली है। इस दवा को कोरोना के इलाज में शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका ट्रायल करने की मंजूरी सन फार्मा की एक दवा को मिली है। दीप जरा इसको विस्तार से बताइए, आप भी देखिए और क्या डिटेल्स आई है इसको लेकर। लेकिन ये वाकई में बड़ी पॉजिटिव खबर है सन फार्मा के लिए। नेफामोस्टेट ये है इस दवा का नाम। बताइए इसकी ट्रायल की जा सकेगी अब दीप? बिल्कुल अनिल जी, तो जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से मंजूरी मिल गई है
नेफामोस्टैट करके ये दवाई है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और एक प्राइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जर्मनी में, दोनों की तरफ से एक जॉइंट रिसर्च चल रहा था। वहां से फिर इस दवाई के बारे में पता चला। ये ऑलरेडी जापान में अप्रूव्ड ड्रग है। ये पैंक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो ऑलरेडी एक अप्रूव्ड ड्रग है जो और बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और अब यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और प्राइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्मनी में इसका एक टेस्ट चल रहा था, वहां से अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो अब सन फार्मा इसका टेस्ट भारत में करेगी। ये साउथ कोरिया में भी इस पर टेस्ट हो चुका है, वहां पर भी एक एंटीवायरल कुछ ड्रग्स का टेस्ट हुआ था, वहां पर भी इस दवाई से सफलता मिली थी। तो अब क्योंकि ग्लोबली 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इसके चल रहे हैं और वहां से सफलता के संकेत आ रहे हैं, तो भारत में अब सन फार्मा इस दवाई का टेस्ट करेगा। प्रॉमिसिंग डेटा आया है अब तक, जो एक छोटे इंडिपेंडेंट टेस्ट हुए हैं, बट भारत में सन फार्मा को इस दवाई के टेस्ट करने की मंजूरी मिल गई है। तो देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से होता है। बट अच्छी बात यह है सर कि एक ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग है जापान में, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग है, उसका अगर और क्लिनिकल ट्रायल्स में अच्छे संकेत आते हैं तो एक पॉजिटिव ही माना जाता है। काफी सारी दवाई वैसे तो टेस्ट हो रही है, बट एक और दवाई जो टेस्टिंग में आ रही है, और इसलिए हम सन फार्मा पर भी इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन देख रहे हैं। 480 पर गया स्टॉक 4% की तेजी के साथ। ओके, गोरक्षर साहब, अविनाश जी, कैसे देखते हैं आप इस खबर को सन फार्मा के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव है अनिल जी। ऑलरेडी स्टॉक पॉजिटिव खुला है। हमको लग रहा है कि मार्केट्स इस बात पे डेफिनेटली काफी पॉजिटिव व्यू लेगा, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नंबर्स भी सन फार्मा ने डिक्लेयर किए हैं, एक्सेप्शनल लॉस अगर नहीं होता तो शायद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी सिग्निफिकेंट अच्छी होती। तो ये क्लियर है कि फार्मा स्पेस में ये काफी बड़ा प्लेयर है और काफी अट्रैक्टिव लग रहा है करंट लेवल्स पे। अगर कोई खरीदना चाहिए तो हमको लग रहा है कि करीबन 540 550 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। पोजिशनल व्यू से डेफिनेटली ये लेवल काफी अट्रैक्टिव है। आपके लिए सन फार्मा पर इस खबर का पूरा विश्लेषण। आइए, सुमित जी तैयार है अपने BTST कॉल के साथ। सुमित जी बताइए। अनिल जी, मार्केट्स में बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है। मदरसन सुमी में जस्ट अभी कल का हाई ब्रेक हो रहा है, 95 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मदरसन सुमी यहां से बड़ा स्पट चाहिए इस बारी में। स्टॉक आएगा तो स्टॉक के टारगेट्स बनेंगे ऊपर में 105 रुपए से लेके 108 रुपए तक के। जिस तरह का प्राइस एक्शन मदरसन सुमी में अभी 95 का लेवल ब्रेक होते देखने को मिल रहा है, देखिए बात करते करते 98 हो गया है। तो ये स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ से बहुत बढ़िया स्पर्ट और बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। 100 के ऊपर सस्टेन करते ही 105 रुपए से लेके 108 रुपए तक के टारगेट होंगे। हो सकता है हमको मंडे या ट्यूसडे तक ही ये टारगेट देखने को मिल जाए। 105 से लेके 108 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में खरीदारी करें। नीचे में 88 या 90 के आसपास का लगाए स्टॉप लॉस। 88 से 90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 105 108 मंडे हो जाएगा, तो मंडे क्या 9800 निफ्टी करा दोगे? निफ्टी आप सुमित जी 9800? अनिल जी 9600 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो नेक्स्ट वीक के टारगेट 9800 से 9900 के होंगे। और जिस तरह का आज वीकेंड के अंदर ये बाइंग देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि अगर कोई भी खराब खबर नहीं आई तो मार्केट्स में तेजी ही देखने को मिलेगी। और अभी सन फार्मा की जो न्यूज आई है वो भी पॉजिटिव है। आज 10 की कमाई में हमने सन फार्मा भी दिया था। अरे हाँ, आपका तो सन फार्मा, मैं आपको कैसे भूल गया। सन फार्मा आपने तो बोला ही था। बताइए, एक बार अपडेट दीजिए सर आप भी। अनिल जी, सन फार्मा देखिए चार्ट्स बहुत अच्छा है। आज फार्मा का दिन है, फार्मा के स्टॉक्स में मोमेंटम है और सन फार्मा के पास पॉजिटिव खबर है। 480 500 इसके इमीडिएट लेवल है जो कि इसके चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 500 के ऊपर सस्टेन करने पे हमने 525 से 540 के टारगेट दिए हुए हैं। तो बिल्कुल बने रहे, इस स्टॉक के अंदर अभी और भी बढ़िया अपमूव देखने को मिलेगा। बिल्कुल बने रहे। सन फार्मा में खबरें भी अच्छी आ रही हैं, और जैसे कि मैं बता रहा था, इस दवाई का ट्रायल ऑलरेडी 3 जगह पे चल रहा है और अब भारत में भी ट्रायल मिल जाएगा। पोला फार्मा करके एक कंपनी है जापान की, जिनके साथ सन फार्मा का करार है। तो अब उस लाइसेंसिंग के जरिए भारत में भी इस दवाई की टेस्ट होगी और देखते हैं किस तरह के संकेत आते हैं। आशा तो यही रहेगी कि सक्सेस मिले कोरोना की लड़ाई के लिए। संदीप हमारे साथ तैयार हैं। आज सुबह भी हम उनसे बात कर रहे थे कुछ ऐसे ट्रिगर्स के लिए, या कुछ ऐसा डेटा है उनके पास कि जून सीरीज में किस तरह का मार्केट एक्शन रहता है। संदीप बताइए, क्या हमें नजर रखनी चाहिए? आज तो पहले दिन अच्छी शुरुआत है, सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट हिस्टोरिकली कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं जो जून सीरीज में रहते हैं, किधर पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिलता है?
देखिए हिस्टोरिकली अगर आप देखें दीप, तो जो परफॉर्मेंस जून सीरीज का रहता है उसमें हमने सारे जितने भी निफ्टी के जो इंडेक्स हैं उनकी एक डाटा हमने कंपाइल किया है और उसके बेसिस पे आपको कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपके सामने फैक्ट्स के तौर पे रखना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, आप निफ्टी का कोई भी इंडेक्स देखिए, 5 साल का डेटा हमारे पास है जून महीने का, 5 बार में से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सारे जो कोई भी इंडेक्स 5 बार पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, नेगेटिव रिटर्न्स के मामले में निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी और ऑटो इंडेक्स ये सबसे आगे हैं। इन्होंने आप देखिए पिछले 5 साल में जो जून महीने का जून सीरीज रहती है उसमें 4 बार यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और औसत नेगेटिव रिटर्न्स की जहाँ तक बात है तो उसमें अव्वल दर्जे पे आपको नजर आएगा आईटी इंडेक्स। जून महीना आईटी इंडेक्स के लिए काफ़ी खराब रहता है और ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि शायद अंडर परफॉर्मेंस के मामले में सबसे आगे आपको नजर आ सकता है। लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जो कि आप देखिए पिछले 5 साल में से 4 बार ऐसा हुआ है जून के महीने में यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर होते हुए दिखे हैं। तो ये एक बात होगी, आईटी वीक रहता है, एफएमसीजी पॉजिटिव रहता है और उसके साथ साथ आप देखिए पिछले 3 साल से आप देखिए तो लगातार, चाहे आप निफ्टी देखिए चाहे आप बैंक निफ्टी देखिए, 3 साल से लगातार जून का जो महीना है इन दोनों इंडाइसिस के लिए खराब रहता है। आप निफ्टी के आंकड़े देखिए तो करीब 1/4 से लेकर 1.25% तक की जो गिरावट है वो निफ्टी में देखने को मिलती है। और अगर आप एक और फैक्ट की बात करें तो उसके हिसाब से बाकी सारे जितने भी इंडेक्स हम कवर कर रहे हैं उसके तुलना में फार्मा इंडेक्स एक ऐसा है जिसमें बाकी इंडेक्स के मुकाबले जो वॉलिटिलिटी या तो फिर जो उतार चढ़ाव है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जो रिटर्न्स नीचे या ऊपर की ओर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फार्मा में अगर आप देखें तो नीचे में कम से कम 1.25% का तो एक्शन देखने को मिलता ही मिलता है और ऊपर में 11.5% तक के रिटर्न्स भी है जो कि 2018 के जून महीने में फार्मा इंडेक्स में देखने को मिले थे। तो बहुत सारा डेटा हमने कंपाइल किया और उसके मुताबिक देखें कि कुछ 5-6 बातें हैं जो कि जून महीने के हिसाब से खास तौर पे हिस्टोरिकली औसत के तौर पे सामने आई हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो फोकस में रहते हैं और फार्मा, जैसे संदीप ने कहा, हिस्टोरिकली अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आज पहले दिन ही देखे फार्मा शेयर सुपर हिट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए संदीप। चलिए आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, आज तो हम एकदम ऑपोजिट चल रहे हैं जहां तक ग्लोबल क्यूज का सवाल है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी दबाव में है, 150 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आधे % की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजार 1 से 1.5% नीचे हैं और कमोडिटी मार्केट में भी आज ज्यादातर गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो हर जगह आप देखेंगे तो दबाव ही है। दीप, 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि इसमें कहीं कोई डाउट और संदेह नहीं है कि हमारे बाजार मजबूत नहीं है, बेहद मजबूत है। ठीक है, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ और वो फ्लैशबैक है 30 अप्रैल का, पिछले महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। हालांकि उसमें इसमें एक ही फ़र्क है, इस बार शुक्रवार है, उस दिन गुरुवार था। उस दिन भी शुक्रवार था या गुरुवार था? गुरुवार था। तो पॉइंट सिंपल ये है कि मंथ के हाई पॉइंट पर तब भी बंद हुए थे, मंथ के हाई पॉइंट पर आज भी बंद हो रहे हैं। अब मेरे सामने वीकेंड है, वीकेंड पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर मुझे कंफर्ट कम है। ट्रम्प साहब, हमारा लॉकडाउन और डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे। तो पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा कि मैं तेज़ी की पोजीशन बुक कर लूँगा। कल भी आपको हमने यही कहा था, डे हाई पर मार्केट बंद हो रहा है कि तेज़ी की पोजीशन बुक कर लीजिए। आज सुबह सबको एंटर करने का मौका मिला। इनफैक्ट हमने जो पुट खरीदने की राय दी थी वहाँ पर भी आपके पैसे बने सुबह सुबह, करेक्ट। तो पॉइंट सिंपल है। तो पहली चीज़, आपकी तेज़ी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करिए, कम से कम न्यूट्रल होकर जाइए। स्टॉक स्पेसिफिक आप रख सकते हो, एक अलग चीज़ है, बट इंडेक्स में मुझे लगता है कि ये ऐसे लेवल है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब आइए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मैं आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूँ और वो है 19,500 का कॉल ऑप्शन आप बैंक निफ्टी का बेच सकते हैं। इनफैक्ट 19,300 का भी बेच सकते हैं अगर आप चाहें तो। 19,300 का कॉल ऑप्शन इस वक्त 350-350 रुपये के आसपास है बैंक निफ्टी का, 325 के आसपास। मैं आपको स्ट्रेटेजी दे देता हूं और वो मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या है। 19,300 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन, ये शॉर्ट कीजिए, ये 335 रुपये में। उसके सामने 19,500 का नहीं, माफ़ कीजिएगा, 19,500 का कॉल ऑप्शन एक आपको शॉर्ट करना है। 19,500 का कॉल ऑप्शन 275 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा मैं इसकी प्राइस ले लूँ। नितिन जी, मुझे जरा 19,500 के कॉल ऑप्शन की प्राइस दें। 63 रुपये है, 263।
260, हाँ 260-65 के आसपास। इसका मतलब ये कि आप लगभग 19,750 तक आप सेफ हैं अगर आप ये कॉल ऑप्शन बेचते हैं तो। अब आप ये समझेंगे मैं ये कॉल ऑप्शन बेचने की राय क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स 200 पॉइंट डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए निफ्टी बैंक चल रहा है 19,270 और निफ्टी आपका फ्यूचर चल रहा है 19,060, 210 पॉइंट का डिस्काउंट। अब 210 पॉइंट का डिस्काउंट में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये, कोई तो ऐसा समझदार आदमी है जो 200 पॉइंट नीचे, 210 पॉइंट नीचे भी निफ्टी फ्यूचर बेच रहा है। इसका मतलब उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है मंदी का जो हमें नहीं दिख रहा, बाजार को नहीं दिख रहा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि आप 200 पॉइंट नीचे अगर आप बेचते हो, प्रीमियम घट के भी कितना घट जाएगी तो आपको फ़ायदा कितना होगा, वो दूसरी चीज़ है। तो पॉइंट सिंपल है, फिर ऐसे में आपके लिए कॉल ऑप्शन बेचना ज़्यादा सेफ है। लेकिन हाँ, कॉल ऑप्शन में आप ये मान कर चलें कि आप अगर अभी कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं 19,500 का, 260-70 रुपये, 250 मान लो राउंड फिगर में, तो 19,750 तक आप सेफ हैं। यानी कि आप यहाँ से 250-300 पॉइंट ऊपर तक सेफ हैं, 19,800 तक। और अगर आप फ्यूचर से गिने तो आप फ्यूचर से 700 पॉइंट सेफ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर इस वक्त 19,050-60 पे ही चल रहा है। तो 700 पॉइंट से ज़्यादा की सेफ्टी आपको फ्यूचर पे क्या चाहिए। तो इससे बढ़िया है कॉल ऑप्शन बेचा जाए। तो मेरा ये मानना है 19,500 का कॉल ऑप्शन बेच कर जाना चाहिए। लेकिन देखिए, नेकेड कॉल ऑप्शन बेचना रिस्की लोगों का काम है। जो खतरों के खिलाड़ी हैं, जो वायदा कारोबार को समझते हैं, उनके काम की चीज़ें उन्हें ये करना चाहिए। तो सिंपल चीज़ें, अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, गलती से अगर सोमवार को बैंक निफ्टी बड़ा गैप से ऊपर खुल जाए तो आपको उसके सामने फ्यूचर्स 19,700 पार करते ही खरीदना आना चाहिए, ताकि आप कॉस्ट को कवर कर ले, अनलिमिटेड रिस्क में न जाए। ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल 19,500 का कॉल ऑप्शन बेचने की राय है मेरी बैंक निफ्टी पर। सिंपल, निफ्टी पर नो ट्रेड। ओके, एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। 19,500 की कॉल आप बेचिए, 263 के आसपास आपको मिलेगी। इस समय निफ्टी पर नो ट्रेड है और जैसे कि अनिल जी ने कहा, ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। एक चीज, तो इस समय सिर्फ वही लोग जो दीप एक चीज और मैं नितिन जी से पूछना चाहता हूँ। नितिन जी, ये 210 पॉइंट का जो डिस्काउंट बैंक निफ्टी में चल रहा है, क्या इसमें कुछ बड़े डिविडेंड के एडजस्टमेंट भी हैं, या थोड़ा डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, थोड़ा डिस्काउंट है, या बिल्कुल डिविडेंड नहीं है, पूरा डिस्काउंट है? कुछ डिटेल है आपके पास, रिसर्च है आपके पास? देखिए जी, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, बट डिविडेंड भी इतने ज़्यादा नहीं है जो जिसके कारण इतना डिस्काउंट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिविडेंड कंपनीज ने नहीं दिए हैं, तो इतना बड़ा डिस्काउंट डिविडेंड के कारण नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ डिविडेंड है और कुछ शॉर्टिंग भी है जिसके कारण ये पोजीशन जैसे बन रही है, बट एग्जैक्टली पूरी डिटेल फिलहाल नहीं है। बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आधे डिविडेंड के कारण, आधी शॉर्टिंग पोजीशंस के कारण हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। और बैंक निफ्टी भी डिस्काउंट पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो दोनों ही इंडेक्स इस वक्त आज अच्छे खासे डिस्काउंट पे हैं सीरीज के पहले दिन, और वो भी मंथली से। इस बीच एक स्टॉक जो सबसे कमज़ोर हुआ है, ये तो आज मेरे ख्याल से MSCI इंडेक्स से बाहर निकलने की तैयारी है, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस पर क्या राय रखते हैं अविनाश जी, जरा बताएं। 3% कमज़ोर है। नहीं, मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि MSCI का जो रीबैलेंसिंग होना है, इसमें हमको लग रहा है कि काफी लिक्विडिटी स्टॉक से निकल जाएगी और नए स्टॉक्स में एंट्री हो जाएगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अनिल जी, एक अच्छा विकल्प हो सकती है। जैसे कि टिपिकली अगर हम REC या पावर ग्रिड की बात करें, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली निवेश के मौके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मुझे लग रहा है कि निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से निकल जाना चाहिए। और कुछ फंड्स भी शायद अग्री कर रहे होंगे अविनाश जी की तरफ से, क्योंकि MSCI रीबैलेंसिंग भी चल रही है, तो वो भी चल रहा है। और इतना बड़ा ब्रेकडाउन यूजुअली जब आता है तो संकेत तो यही रहते हैं बाजार में कि शायद फंड्स की तरफ से कुछ एक्शन हुआ है। चलिए, आखिरी 2 मिनट हैं ट्रेड के, देख लेते हैं कि इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग दिन और जून सीरीज के पहले ट्रेडिंग दिन में कैसा एक्शन रहा है। सुस्त शुरुआत के बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी, 1 मंथ हाई इंट्राडे लेवल टच भी करा है। अब देखते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग होती है। IOC ये आज का स्टार रहा है। भसीन साहब आज 2 OMCs पर कॉल भी देकर गए थे, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन भी देख रहे हैं। तो IOC आज स्टार गेनर रहा है। एंड में एक स्पाइक आया है, 8% की तेजी वहां पर। HPCL BPCL में भी खरीदारी हुई है। ONGC, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले पिक ऑफ द डे का कॉल भी आया था, वहां पर भी 5.5% की तेजी रही है। विप्रो सुपरहिट कॉल रहा, मैनेजमेंट चेंज भी आ रहा है यहाँ पर, 6.5% की तेजी के साथ ये बंद हो रहा है।
कोल इंडिया आज सुबह यहाँ पर ब्रोकरेज एक्शन था, वहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, मारुति सुजुकी, यहाँ पर आपने आज फिर से खरीदारी होती हुई देखी है। डॉक्टर रेड्डीज में अच्छा मूव आया है। सन फार्मा पॉजिटिव खबर ड्रग ट्रायल को लेकर, वहां पर अच्छा मूव है। सिप्ला जो मल्टीपल एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन रही है, वहां पर भी शानदार तेजी रही है। 400 के ऊपर गया है यूपीएल और वहां 400 के ऊपर ही क्लोजिंग करने वाला है ये स्टॉक, इस पर नजर रखिए। एल&टी शानदार रिकवरी, 800 से जो रिकवरी शुरू हुई थी अब 930 पर क्लोजिंग होती दिख रही है। और कंजम्पशन स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी, HUL और ITC दोनों ही स्टार रहे हैं आज। ब्रिटानिया भी अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट में इन्फोसिस 3% की गिरावट यहाँ पर देखिए। एक्सिस बैंक में 2 दिन की लगातार तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली। भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस और कोटक बैंक में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक और वोडाफोन आइडिया दोनों में ही आपने आज ऊपरी स्तरों से वोडाफोन आइडिया में काफी तेज गिरावट आई, जब कंपनी ने डिनाई किया कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि गूगल इन्वेस्ट कर रहा है। GMR इंफ्रा, कंटेनर कॉर्पोरेशन, पेट्रोनेट LNG, ICICI प्रू, बर्जर पेंट्स, कोलगेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डिवीज लेबोरेटरीज, टोरेंट पावर और मन्नापुरम, यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी होती है देखिए। डाबर में अच्छी मूव आई, 4% की तेजी वहाँ पर। अदानी एंटरप्राइजेस, MGL और IGL, जस्ट डायल वागले साहब का फेवरेट स्टॉक, भारत फोर्ज, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी खरीदारी अच्छी थी। टाटा पावर एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ दिखा 3.5% की तेजी के साथ। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इन्फो एज, बाटा और साथ ही SRF, यहाँ पर भी आपने भरपूर एक्शन होते हुए देखा है। तो ऑल इन ऑल अनिल जी अच्छी मूव्स आई हैं और कल के हाई को तोड़ा है, उसके ऊपर गए हैं। 1 मंथ हाई पर एक बार फिर से आपने आज बाजार को आते हुए देखा है। अप्रैल 30 के बाद फिर से एक हाई क्लोजिंग का लेवल मिल रहा है, तो अच्छी मूव आई है बाजार में। सर देखना पड़ेगा जो वीकेंड की क्यूज हैं और उसके बाद मंडे को क्या एक्शन रहता है। बिल्कुल दीप, और आप देखिए आज की जो मिडिल रेंज दी गई थी निफ्टी की नीचे की तरफ 9375, एग्जैक्टली 9376 का लो बनाया है। और हाई रेंज 9600 की दी थी 9598, एकदम प्रिसाइज रेंज पर बाजार दोनों तरफ पहुंचे और मूव दिया। इससे बढ़िया हो नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा था बहुत बढ़िया बाजार है, बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे ही मार्केट होनी चाहिए जहाँ आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिले, मन लगा रहे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव हो, सेक्टर स्पेसिफिक मूव हो। वसीम साहब को सुनने में जितना मज़ा है उतना आशु मदान साहब को भी सुनने में मज़ा है। जितने तुरंत वाले कॉल सुमित जी के हों, वैसे के वैसे कॉल वागले साहब के भी, नितिन जी के आराम से दिए जाने वाले कॉल हो, किसी भी तरह के हों, मतलब सब में बड़ा आनंद आता है। तो ये वो ऐसा परफेक्ट मार्केट है। अच्छा, ये जो आनंद आता है इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता था। हमारे एक दर्शक हैं चिराग पटेल साहब, इन्होंने बड़ा मुझे एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भेजा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी देर रुकिए, उससे पहले आज शाम 6 बजे का कार्यक्रम क्या है वो मैं आपके सामने रख दूँ। तो शाम का 6 बजे का कार्यक्रम जो है वो आपको बता दिया जाए, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है शाम को 6 बजे। कोरोना को कैसे हराया जाए, इस सवाल का सही जवाब वही दे सकता है जिन्होंने खुद ने कोरोना से लड़ाई लड़ी हो और उसे जीत के दिखाया हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पास में जो कोरोना से अपनी जंग जीत कर आए हैं। उन्होंने डॉक्टरों की दवा खाकर ये कमाल दिखाया है, या उनका अपना जज्बा भी मजबूत था, मनोबल, विल पावर, इम्यूनिटी लेवल, या फिर दोनों। तो फिर अगर कोरोना से लोगों ने फाइट की है, जीत कर लौटे हैं, तो वो कैसे उन्होंने कारनामा किया है, ये उन्हीं की जवानी हम आपको सुनाएंगे आज शाम 6 बजे। जिनके हौसलों से हारा कोरोना, आज शाम 6 बजे कुछ ऐसे बेहतरीन केस स्टडीज देखिए जिन्होंने अपने जज्बे के दम पर, डॉक्टर की दवाई के दम पर, अनुशासन के दम पर और अपनी शरीर के इम्यूनिटी लेवल मजबूती को बढ़ाकर किस तरह से कोरोना की जंग जीती है, वो आपके सामने रहेगा। अच्छा, तो अब ये तो हो गया शाम का 6 बजे का शो। अब ऐसा मैं बता दूं आपको कि ये चिराग पटेल साहब ने ना हमारी टीम के लिए कुछ लिख के भेजा, चूँकि नंबर 1 हुए, तो उन्होंने कहा कि देखिए अनिल सर की क्लास की फर्स्ट बेंच में जो शरीफ स्टूडेंट हैं, वो शरीफ स्टूडेंट है कुणाल सरावगी, सच्चिदानंद उत्तेकर और नितिन मुरारका जी। सचिन जी और नितिन जी तो ठीक है, कुणाल जी आपका तो प्रमोशन हो गया, आपको भी शरीफ में गिना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ओके, अच्छा, कुणाल जी से संपर्क नहीं हो रहा, तभी कुणाल जी के चेहरे पर स्माइल नहीं आई। मैं कुणाल जी, हाँ कुणाल जी आपको जोड़ रहे हैं, रुकिए, कुणाल जी को फिर से जोड़ रहे हैं। अच्छा, और लास्ट बेंच में जो मस्ती करने वाले लोग हैं, बंसल जी, नो पॉइंट फॉर गैसिंग, आपका नाम तो है ही उसमें। सुमित जी, सरप्राइजिंगली आपका भी नाम उसमें है। और तीसरा नाम है संदीप ग्रोवर का।
तो 3 लोगों के नाम है कि लास्ट बेंच में जो मस्ती करते हैं, और सबसे सिंसियर स्टूडेंट में नाम आया है वागले साहब आपका। वागले साहब बधाई। सही भी है, वागले साहब बहुत सिंसियरिटी के साथ शो करते हैं। और बाकी जो क्लास में तूफान मेल हैं वो तो 2 ही हैं, बसीन साहब और आशु मदान साहब। और जो सबसे कुणाल जी जुड़ गए। कुणाल जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। नहीं जी आ रही है। हाँ, तो ये जो चिराग पटेल साहब ने भेजा उसमें उन्होंने कुणाल जी, सचिन जी और नितिन जी को फर्स्ट बेंच के शरीफ स्टूडेंट माना। बाकी सब तो उन्होंने बराबर बताया। ये वाली बात थोड़ी आप वाली कम जम रही है ऐसे, लेकिन ठीक है, अब उन्होंने बाकी सारे अनुमान ठीक लगाए तो हम ये भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप लोगों का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और उसके बाद हमारी टीम का क्लासिफिकेशन किया एक और, कि क्लास के सबसे सिंसियर स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई करने वाले, उसमें से सबसे पहले दीप आपका नाम है, बधाई हो आपको। आपको बड़े पढ़ने लिखने, आप मतलब धीर गंभीर स्वभाव के। जैन साहब, आशीष, कुशल, देवांशी, पूजा, मानसी और सिद्धार्थ सेदानी साहब, इन सबको पढ़ाई लिखाई वाले स्टूडेंट माना गया है। अब सब अपने अपनी आत्मा में भीतर झांक कर देखें कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये सब मिलकर जी बिजनेस को नंबर 1 बनाते हैं, ऐसा हमारे दर्शक मानते हैं। आप सब मिलकर बना रहे हैं। आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में मज़ा आता है जब हमारे दर्शक हमें अपने परिवार का, अपने दोस्तों के तौर पर हमें मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और इस तरह से लिखते हैं। नहीं तो कौन दिमाग लगाए 15 लोगों को, कौन नाम याद रखे, कौन किसका क्या करें, लेकिन लोग मानते हैं और ऐसा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे हफ्ते भर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। और फाइनली बाज़ार की क्लोजिंग बहुत अच्छे लेवल पर हुई है। तो इस वीकेंड पर जूम मीटिंग होगी। अच्छा, मैं जूम बोल रहा था तो किसी ने मुझे ठीक भी करने के लिए बोला ये जूम नहीं होता है, जूम होता है। तो ठीक है, हम तो जहाँ गलती करते हैं वहाँ सुधार लेते हैं। जूम नहीं है भाई, जूम। कुणाल जी, जूम क्या बोला जाए? सही कैसे बोला जाएगा इसको, जरा बोल के बताइए कुणाल जी। नहीं अनिल जी, बोलना चाहिए झूम मीटिंग। अनिल जी बस वही जो आपने कहा, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम वही वाली मीटिंग जो कुणाल जी ने कहा है। तो कुणाल जी, उस मीटिंग के लिए इस हफ्ते में हम मिलेंगे, आप सब लोग, हम सब साथ में जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, नितिन जी और अविनाश सर, आपका धन्यवाद। शुक्रिया दीप आपका भी बहुत ही बेहतरीन शो के लिए।